सूचना, निबंध, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि की चर्चा की जाती है। उपन्यास गद्य विधाओं में सबसे रोचक विधा है। यह माना गया कि उपन्यास बृहद कथा है, यानी कहानी जो विस्तृत हो उसे ही उपन्यास कहते हैं। जिस प्रकार मध्यकाल में महाकाव्य को महत्व दिया गया था, उसी प्रकार आधुनिक काल में उपन्यास को महत्व दिया गया और यह माना गया कि जो उपन्यास है वह गद्य महाकाव्य है। फील्डिंग जैसे आलोचकों ने या पश्चिमी विद्वानों ने ऐसी धारणा रखी थी। क्यों? तो महाकाव्य जिस प्रकार बृहद कविता है, संपूर्ण जीवन गाथा को समेटने वाली महाकविता को महाकाव्य कहते हैं। सामंती समाज यानी मध्यकालीन साहित्य में महाकाव्य का जिस प्रकार कथा फलक विस्तृत था, कथा फलक जिस प्रकार विस्तृत था, उसी प्रकार उपन्यास का कथा फलक भी विस्तृत था। आधुनिक काल में बृहद कथा का रूप लेकर के उपन्यास आया। यह माना गया कि मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से या मरते हुए सामंतवाद के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ। सामंतवाद खत्म हो रहा था तो महाकाव्य जैसी विधा भी सिमट रही थी, ऐसे में उपन्यास का जन्म हुआ। दोस्तों, देखा जाए तो दोनों में कई अंतर है। उपन्यास गद्य विधा है और महाकाव्य पद्य विधा है। यदि बात करें तो उपन्यास आधुनिक साहित्य में सशक्त विधा है, जबकि महाकाव्य मध्यकालीन साहित्य की विधा है। किंतु उपन्यास को यदि गद्य की तरह महाकाव्य कहा गया, यानी गद्य का महाकाव्य, तो इसके पीछे का कारण था दोनों का कथा फलक विस्तृत था। दोनों अपने युगीन जीवन का चित्रण करते हैं। यही वजह है कि आपने प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को लेकर के कई प्रकार की टिप्पणी सुनी है। गोदान है वास्तव में उपन्यास, किंतु गोदान पर कहा गया कि गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है। क्या है? कृषक जीवन का महाकाव्य। क्योंकि 1936 और उसके आसपास लगभग 20वीं शताब्दी के तीसरे, चौथे, पांचवें दशक को यदि कोई प्रदर्शित करने वाली रचना है तो वो गोदान है। औपनिवेशिक, महाजनी, जमींदारी, पुरोहिती, चौतरफा शोषण को व्यक्त करने वाली वह रचना है। गोदान उपन्यास होकर भी महाकाव्य के रूप में उस समय के समाज का चित्रण करता है, संपूर्ण जीवन का चित्रण करता है। और इतना ही नहीं, यह सिर्फ अपने समय का प्रतिबिंब नहीं है, आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी है। तो समझ सकते हैं कि कथा फलक को लेकर अपने युगीन परिवेश को उद्घाटित करने वाली विधाओं में यदि मध्यकाल में महाकाव्य है तो आधुनिक काल में उपन्यास है। इसलिए उपन्यास को महाकाव्य की तरह ही देखा गया। जिस प्रकार बृहद कविता महाकाव्य है, उसी प्रकार बृहद कथा उपन्यास है। दोस्तों, आलोचकों ने यह माना कि उपन्यास उप और न्यास शब्द से बना है। न्यास का अर्थ धरोहर या जीवनी होता है, जबकि उप का अर्थ निकट, जो जीवन के निकट हो, जो संपूर्ण जीवन को व्यक्त करे, उसे ही उपन्यास कहा गया। इसलिए यह इसकी परिभाषा देते कुछ पश्चिमी विद्वानों ने, जैसे आर्नोल्ड वगैरह का नाम सुना होगा, जैसे ब्राइडेन का नाम सुना होगा, इन लोगों ने कहा कि उपन्यास चरित्र चित्रण है, स्टोरी उसमें नहीं होती, चरित्रों का उद्घाटन है। इन्होंने कहा स्टोरी इज द लिस्ट पार्ट, उसमें कैरेक्टर ही प्रबल है, किंतु वह जीवन, जैसे जॉर्ज लुकाच ने कहा कि उपन्यास आधुनिक समाज में मानव मूल्यों की खोज की कोशिश करता है। और ऐसे ही कुछ और विद्वानों ने कहा कि उपन्यास नॉवेल इज स्टोरी बाय टाइम, समय के साथ जीवन की गाथा। और तब प्रेमचंद कहते हैं उपन्यास मानव चरित्रों का चित्र मात्र है। यदि मानव चरित्रों को जो उद्घाटित करे तो आप समझ सकते हैं कि पूरे समाज को उद्घाटित करने की इसमें क्षमता रही है। इसीलिए फील्डिंग को मजबूर होकर कहना पड़ा कि उपन्यास गद्य महाकाव्य है। क्यों? मानव चरित्रों का इसमें चित्रण है, समय के साथ जीवन का उद्घाटन है, बदल रहे सामाजिक परिवेश का उद्घाटन है, और बदलते सामाजिक परिवेश में मानव मूल्यों की खोज का प्रयास है। तो समझा जा सकता है, यह कह सकते हैं कि उपन्यास आधुनिक काल की सबसे सशक्त गद्य विधा है। दोस्तों, कुछ लोगों ने माना कि पश्चिमी जो नॉवेल है उसी का रूपांतरण या विकास या प्रभाव हिंदी के उपन्यास है, यानी हिंदी में उपन्यास लेखन पश्चिम के नॉवेल का प्रभाव रहा है। जो भी हो, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि नॉवेल का ही अनुवाद है उपन्यास। हिंदी में जो उपन्यास लिखे गए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी तुलना हमेशा पाश्चात्य जगत के नॉवेल से की गई। और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि उपन्यास कला या औपन्यासिक कला या उपन्यास के तत्वों का प्रभाव पश्चिमी नॉवेल से आया। परंतु भारत में जो हिंदी के उपन्यास लिखे गए, उनकी एक विस्तृत परंपरा रही है, और उस परंपरा में बहुत से ऐसे तत्व हैं जो पश्चिमी नॉवेल से अलग थलग भी रहे हैं। हिंदी उपन्यासों की परंपरा को 3 चरणों में बांटा गया: प्रेमचंद पूर्व या भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद कालीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। कौन कौन से 3 चरण हैं दोस्तों? प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद कालीन और प्रेमचंदोत्तर। इनकी भी कई शाखाएं विकसित हुई। यदि देखें, इन पर विचार करें तो पहली धारा प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरी धारा प्रेमचंद कालीन और तीसरी धारा प्रेमचंदोत्तर।
प्रेमचंद पूर्व हिंदी के उपन्यासों के विषय में यह माना गया कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी के उपन्यास मनोरंजन प्रधान थे। इसमें कथा और घटना को महत्व दिया जाता था। उपदेश देने की परंपरा थी इन उपन्यासों में, नैतिकता का पाठ पढ़ाने की भी कोशिश थी। इसलिए प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों की 4 शाखाएं विकसित हुई, जिन्हें हम तिलस्मी या अय्यारी उपन्यास के नाम से जानते हैं, जासूसी हिंदी उपन्यासों के नाम से, सामाजिक उपन्यासों के नाम से और ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम से। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की ये 4 शाखाएं रहीं। इनका ध्यान मनोरंजन करना था, उपदेश देना था, इसलिए इनमें कथा और घटना को महत्व दिया गया। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का मतलब होता है चमत्कार, विचित्र घटनाओं पर आधारित, उत्सुकता बढ़ाने वाले, रोमांच बढ़ाने वाले, रोमांचकारी घटनाओं का चित्रण करने वाले उपन्यासों से, जो एक रहस्य लोक की चर्चा करें। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में सबसे बड़े नाम थे देवकी नंदन खत्री, बाद में उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री भी इससे जुड़े। दोस्तों, कई उपन्यास लिखे गए तिलस्मी अय्यारी में, जैसे नाम सुना होगा आपने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, जैसे रंगमहल, जैसे भूतमहल। ये इस प्रकार के उपन्यास थे दोस्तों, जो तिलस्मी घटनाओं से या इच्छा पर आधारित रूप बदलने वाले अय्यार तरीके के किरदारों को रख करके और घटनाओं का चित्रण करते थे। पाठकों को एक रोमांच लोक में ले जाने वाले उपन्यास थे। घटनाएं श्रृंखलाओं में चित्रित थीं, कड़ियों में चित्रित थीं। अगली घटना अपने आप में क्या होगी, इस बात को लेकर के पाठक उत्सुकता से भरा रहता था। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का एकमात्र उद्देश्य था मनोरंजन करना। जासूसी उपन्यासों में गोपाल राम गहमरी की चर्चा की जाती है। सबसे बड़े उपन्यासकार थे। किसी हत्या या आगजनी या चोरी जैसी घटना को लेकर के ये उपन्यास लिखे जाते थे और आगे जासूस के क्रियाकलापों और कार्य व्यापारों को इन उपन्यासों में महत्व दिया जाता था। कई उपन्यास लिखे गए, जैसे जासूस पर जासूस, जैसे चक्करदार चोरी, जैसे जासूस की भूल, जैसे सरकटी लाश। तो ऐसे उपन्यास हत्या, चोरी, आगजनी, किसी जघन्य अपराध, उसकी गुत्थियों को सुलझाने के लिए जासूसी प्रधान रूप में लिखे जाते थे। इनका भी उद्देश्य था दोस्तों मनोरंजन करना। जो सामाजिक उपन्यास थे, सामाजिक उपन्यासों का विशुद्ध उद्देश्य उपदेश देना था, नैतिकता का प्रसार करना था। यदि सामाजिक उपन्यासकारों में हम कुछ नाम लें तो बालकृष्ण भट्ट जैसे, और कुछ नाम लें तो मेहता लज्जाराम शर्मा, राधा कृष्ण दास। दोस्तों, ये जो दौर था, यानी प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों का दौर, देखा जाए तो ये सभी उपन्यासकार प्रेमचंद पूर्व के भारतेंदु युग से जुड़े हुए थे। इसीलिए प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों को भारतेंदु युगीन उपन्यासों के नाम से भी जानते हैं। कई उपन्यास इस दौर में लिखे गए सामाजिक उपन्यासों के रूप में, जैसे नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, धूर्त रसिक लाल, जैसे स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, जैसे आदर्श रमणी, जैसे आदर्श हिंदू, गोवध की समस्याओं को लेकर, नारी के सती धर्म, पतिव्रता धर्म को लेकर, उसके शील आदि की रक्षा को लेकर के कई संदेश दिए जाते थे। हिंदू किस प्रकार का हो, सामाजिक दायित्व कैसे होने चाहिए, व्यक्ति का नैतिक दायित्व क्या होगा, इन मुद्दों पर ये उपन्यास लिखे जा रहे थे। इसलिए आप देखेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह भी इसी धारा के थे, श्यामा स्वप्न लिख रहे थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी इसी धारा के थे, अयोध्या प्रसाद खत्री भी इसी धारा के थे। कई उपन्यास और लिखे गए, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाट, इस प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे। जो ऐतिहासिक उपन्यास थे, उनमें इतिहास के प्रसंगों को उठाया जाता था, जैसे कि मिश्र बंधु भी देखा जाए तो ऐतिहासिक उपन्यासकारों में ही रखे गए। यह माना गया कि वीरभूम, वीरमणि, लालचीन, इस प्रकार के ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जा रहे थे। इतिहास के अप्रकाशित अंशों के माध्यम से समाज को जगाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वीरता का संदेश और उपदेश दिया जा रहा था। भारतेंदु युग को आप समझ सकते हैं कि भारतेंदु युग का काम ही था जागरण या नवजागरण, लेकिन इन उपन्यासकारों ने एक तरफ मनोरंजन का भी काम किया, दूसरी तरफ उपदेश का भी काम किया। दोस्तों, जो प्रेमचंद कालीन उपन्यासकार रहे, उनमें तो सबसे बड़ा नाम प्रेमचंद जी का ही, और भी अगर कुछ नाम देखें तो निराला को भी, प्रसाद को भी इसी काल में रखा गया, और भी यदि कुछ नाम रखें तो पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, उपेंद्रनाथ अश्क। प्रेमचंद जी का आना हिंदी उपन्यासों और कथा साहित्य के लिए न केवल एक नई कर्म भूमि को प्रदान किया, बल्कि कथा साहित्य का कायाकल्प भी किया। यानी उपन्यासों की दिशा और दशा दोनों बदल गई। प्रेमचंद जी के पहले तिलस्मी अय्यारी, जासूसी प्रकार के मनोरंजन प्रधान उपन्यास लिखे जा रहे थे। प्रेमचंद जी ने आते ही सबसे पहले इन्हीं पर प्रहार किया और लिखा कि जिन्हें जगत व्याप्ति नहीं होती वही तिलस्मी अय्यारी जैसी चीजें लिखते हैं, अर्थात जिन्हें समाज की चिंता नहीं होती, जो अपने आसपास के परिवेश से बेखबर होते हैं, वही तिलस्मी अय्यारी जैसे उपन्यास लिखते हैं। प्रेमचंद जी ने मनोरंजन पर भी प्रहार करते लिखा। उन्होंने यह तय किया कि सिर्फ मन बहलाना या मनोरंजन करना साहित्यकार का काम नहीं हो सकता, यह काम तो चारण, भाटों, मस्खरों और मदारियों का हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। लिखा, मेरी समझ से साहित्य वह है जिसमें समाज के प्रति चिंतन हो, शोषित पीड़ितों के प्रति दर्द हो, मानवता के प्रति सहानुभूति हो। दोस्तों,
इसलिए जो प्रेमचंद का उपन्यास लेखन है वह मनोरंजन से हट करके शोषितों पीड़ितों की सेवा से जुड़ गया। और तब स्वयं प्रेमचंद ने लिखा कि मेरे उपन्यासों में या मेरी कहानियों में नायक ना तो कोई राजा होगा ना ईश्वर होगा। तो नायक, ईश्वर और राजा किसी तिलस्म रहस्य लोक से परलोक से कटकर प्रेमचंद ने शोषित पीड़ित मानवता की कथा को लिखने की कोशिश की। उन्होंने सुर्खी भरे होठों, लाली लगे होठों और सुर्ख गालों की कथा न लिख करके गलदस्युओं की कथा लिखने की शुरुआत की, यानी पीड़ित मानवता की कथा, खेत खलिहान में काम करने वाले किसानों मजदूरों की कथा लिखने की शुरुआत की। दोस्तों, प्रेमचंद के उपन्यास लेखन को भी यदि देखा जाए तो दो भेदों में बांटा जा सकता है। प्रेमचंद के उपन्यास यदि आरंभ में देखें तो कहीं ना कहीं आदर्शवादी मूल्यों से जुड़े हुए थे, और फिर आगे देखा जाए तो उनका आदर्शवाद यथार्थवाद में तब्दील हो गया। इसीलिए माना गया कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की चर्चा कर रहे थे, एक ऐसा यथार्थ जो आदर्श से ही शुरू हुआ था। दोस्तों, प्रेमचंद के यदि आरंभिक उपन्यास देखें तो प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों में आदर्श की स्पष्ट गूंज है, और यह आदर्श तीन रूपों में उद्घाटित हुए, कहीं सदनवादी, कहीं आश्रमवादी, तो कहीं गांधीवादी। यह माना गया कि आरंभ में प्रेमचंद जी पर गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव था। इसीलिए गांधी की तरह प्रेमचंद भी स्वप्नशील थे। कहीं ना कहीं गांधी की तरह प्रेमचंद भी अपने आरंभिक उपन्यासों में एक आदर्श समाज का सपना देख रहे थे। इसलिए सेवा सदन में वेश्यावृत्ति खत्म हो जाए, इसके लिए सदन रिहैबिलिटेशन की कल्पना कर रहे थे। आश्रमवादी कई ऐसे उपन्यास रहे, कर्मभूमि वगैरह को ले लें, जिसमें प्रेमचंद चाहते थे कि सामंती समाज का बिगड़ा हुआ पुरुष या उस समय के सेठ महाजन जमींदार पुरोहित अपने कुत्सित आचरण को छोड़कर गांधी जिस आश्रम की कल्पना कर रहे थे उस आश्रम से जुड़े और स्वनिर्भर बने, मेहनत करें, कर्मशील बने और भीतर की कुप्रवृत्तियों को त्यागें। गांधी जिस प्रकार जानते थे कि हिंदू धर्म में जो चारों आश्रम हैं वह मनुष्य को अनुशासन सिखाते हैं, प्रेमचंद भी ऐसे आदर्श से भरे थे, इसलिए प्रेमाश्रम वगैरह लिखते हैं। गांधीवाद का अर्थ है हृदय परिवर्तन से। प्रेमचंद एक सपना देख रहे थे कि समाज सुधर जाएगा, समाज को सुधारा जा सकता है, भटके हुए को राह दिखाया जा सकता है, बिगड़े का सुधार हो सकता है। लेकिन पता नहीं, जो प्रेमचंद पंच परमेश्वर जैसी कहानी लिख करके, बड़े घर की बेटी जैसी कहानी, नमक का दारोगा जैसी कहानी लिख करके समाज के आदर्श का संचालन कर रहे थे, वही प्रेमचंद अपने अंत में गोदान जैसा यथार्थवादी उपन्यास, कफन जैसी यथार्थवादी कहानी लिखने लगते हैं। इसलिए यह माना गया कि आरंभ में गांधीवाद का प्रेमचंद पर स्पष्ट प्रभाव था, किंतु अंत में आते या अंत तक आते आते प्रेमचंद का गांधीवाद से मोह भंग हो गया। और यह मोह भंग कुछ ऐसा हुआ कि मानो प्रेमचंद आदर्श को त्याग कर कटु यथार्थवाद की ओर मुखर हो गए। इसलिए उनके उपन्यासों में भी यदि आप देखें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, निर्मला, ये कुछ इस प्रकार के उपन्यास हैं जो कहीं ना कहीं आदर्शों को संचालित कर रहे थे। पंचों को परमेश्वर मानने वाले, ठीक 1916 में भारतीय समाज में पंचों का आदर्श न्याय उनकी व्यवस्था दर्शाने वाले प्रेमचंद ठीक 20 साल बाद 1936 में उपन्यास गोदान में यह लिख पढ़ते हैं कि ये पंच परमेश्वर नहीं बल्कि राक्षस हैं, हत्यारे हैं, धनिया कहती है। इसलिए गोदान तक आते आते प्रेमचंद क्रूर यथार्थ का चित्रण करने लगते हैं, भारतीय समाज के औपनिवेशिक, जमींदारी, पुरोहिती, महाजनी चौतरफे शोषण, और यूं कहें कि उस समय के भारत की जो निर्मम तस्वीर है, शोषण की जो दास्तान है, उसे बिना छिपाए, बिना लाग लपेट के प्रेमचंद चित्रित करने लगते हैं। इसलिए प्रेमचंद का आदर्शवादी लेखन यथार्थवाद से जुड़ जाता है, और तब कहा गया कि उनकी कथा साहित्य में न केवल कायाकल्प बल्कि कर्मभूमि का भी परिवर्तन है, यानी कहानी की दिशा भी बदली, दशा भी बदली। कुछ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? जो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास है, प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों की भी कई धाराएं रही हैं। यदि देखें प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में तो इसकी जो सबसे सशक्त धारा है वह है यथार्थवादी उपन्यास के रूप में। प्रेमचंद के ठीक बाद यथार्थवादी उपन्यास, और अपने सिलेबस में, यानी चाहे आप आईएएस का सिलेबस तैयार करें या पीसीएस का, यथार्थवादी उपन्यासों को ही पढ़ना है। दोस्तों, यथार्थवादी उपन्यासों की 4 धाराएं रही हैं। जो पहली धारा है उसे आंचलिक यथार्थवादी उपन्यास कहा गया। दूसरी धारा मार्क्सवादी यथार्थवादी उपन्यास। तीसरी धारा मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी उपन्यास। और चौथी धारा सामाजिक राजनैतिक यथार्थवादी उपन्यासों की, सामाजिक राजनैतिक यथार्थवाद। आंचलिक जीवन के रीति रिवाजों, वहां की परंपराओं, वहां की कमियों, अच्छाइयों को उद्घाटित करना, यानी उपन्यासकार की एक ऐसी निर्लिप्त यथार्थवादी दृष्टि जो आंचलिक जीवन की सभी परंपराओं, चाहे वो जड़ताएं हों, कमियां हों, उनको बिना लाग लपेट के उद्घाटित करना आंचलिक उपन्यासों की परंपरा रही है। आंचलिक उपन्यासकारों में कई नाम रहे हैं, पंडित रामदास मिश्र, मैलांचल लिखने वाले फणीश्वरनाथ रेणु, राही मासूम राजा जैसे श्रीलाल शुक्ल, नागार्जुन को भी इसी धारा में रखा गया। उनके उपन्यास बलचनमा, बाबा बटेश्वरनाथ, रतिनाथ की चाची आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में ही है। मार्क्सवादी उपन्यासकारों में यशपाल जी सबसे चर्चित एकमात्र बड़े नाम रहे। इनके उपन्यास दिव्या, झूठा सच, अमिता जैसे, और देखें तो पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड मार्क्सवादी यथार्थवादी उपन्यासों की श्रेणी में। मार्क्सवाद का काम अतीत में न जाकर वर्तमान की चर्चा है।
मार्क्सवाद का काम परलोक का चित्रण न करके इस लोक का चित्रण है, लौकिक जीवन का। मार्क्सवाद का काम आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष जगत है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। मार्क्सवाद ईश्वर, धर्म और परलोक या रहस्य में नहीं पड़ता, बल्कि जीवन जगत की यथार्थपरक समस्याओं की चर्चा करता है। उस समय की सबसे बड़ी यथार्थपरक समस्या किसानों मजदूरों के शोषण के रूप में रही, इसलिए मार्क्सवाद में शोषित पीड़ित मानवता की चर्चा है। मनोविश्लेषणवाद का अर्थ मन में जो छिपे यथार्थपरक भाव हैं उनकी चर्चा। इसलिए आप इसमें देखेंगे कि अज्ञेय, यदि और बात करें ईलाचंद्र जोशी, इनके भी उपन्यास मनोविश्लेषणवादी रहे हैं। और तीसरा नाम जैनेन्द्र। अज्ञेय का शेखर एक जीवन पूरी तरह से मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। ईलाचंद्र जोशी ने प्रेत और छाया, जहाज का पंछी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में ही लिखा। और जैनेन्द्र चाहे परख हो, चाहे त्यागपत्र हो, चाहे सुनीता हो, मनोविश्लेषणवादियों ने फ्राइड का प्रभाव लेकर मन के छिपे सभी भावों की चर्चा की, चाहे वो नैतिक हो चाहे वो अनैतिक हो। दोस्तों, सामाजिक राजनीतिक यथार्थवाद है समाज और राजनीति में आए यथार्थपरक परिवर्तनों को उद्घाटित करना। मन्नू भंडारी के उपन्यास आपने महाभोज को पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में भी है, तो आप देखेंगे कि इन चारों धाराओं से उपन्यासों को पढ़ना है। जैसे आंचलिक यथार्थवादी में मैला आंचल को हमें देखना है। मार्क्सवादी यथार्थवाद में बात करें तो यशपाल के उपन्यास दिव्या को। मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी उपन्यास देखें तो जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, शेखर एक जीवनी। और राजनीतिक यथार्थवादी उपन्यास में मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज को। यदि यथार्थवादी उपन्यास में ही देखें तो प्रेमचंद का उपन्यास गोदान, वो भी यथार्थवादी है। तो अपने सिलेबस में इन्हीं 5 उपन्यासों को ढंग से तैयार करना है। इसे हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य के गद्य खंड में गोदान पर प्रश्न पूछा जाना लगभग तय रहता है, चाहे आप आईएएस की परीक्षा दें या बीपीएससी दें। गोदान को समझने के लिए पहले प्रेमचंद की पृष्ठभूमि को जान लेना जरूरी है कि किस प्रकार प्रेमचंद की विचारधारा गोदान आते आते बदल जाती है। यह माना गया कि प्रेमचंद पर आरंभ में गांधीवाद का प्रभाव था, और गोदान जब उन्होंने लिखा तो यहां गांधीवाद से मोह भंग दिखाई पड़ता है। यानी गांधी के आदर्शों, हृदय परिवर्तन आदि को छोड़कर प्रेमचंद कटु यथार्थवाद के सहारे इस उपन्यास में आगे बढ़ते हैं। यह माना गया कि गोदान प्रगतिशील चेतना या मार्क्सवादी यथार्थवादी चेतना से युक्त उपन्यास है। दर्शन के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिशील या प्रगतिवादी चेतना है। गोदान लिखा गया 1936 में। 1936 में ही हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी धारा की शुरुआत हुई, और 1936 में ही प्रेमचंद जी ने लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की। समझ सकते हैं कि इस संस्था की या इस संगठन की अध्यक्षता करते हुए, प्रगतिशील लेखकों का एक संगठन कह लीजिए जिन पर मार्क्सवादी यथार्थवादी विचारधारा का प्रभाव था, इस संगठन की अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया था कि साहित्यकार का काम सिर्फ मन बहलाना या मनोरंजन करना नहीं। तो मन बहलाना या मनोरंजन करना नहीं है तो फिर है क्या? उन्होंने माना कि यह काम तो चारण भाटों, मस्खरों और मदारियों का है। समझ सकते हैं कि जो चापलूसी करें, जो खेल तमाशा दिखाएं, यह काम तो उनका है, मनोरंजन करना, मन बहलाना। क्योंकि प्रेमचंद ने लिखा, मेरी समझ में साहित्य वह है जिसमें शोषित पीड़ित मानवता की चिंता हो, जिसमें राष्ट्रीयता का भाव हो, वही साहित्य है। इसलिए यह कहा गया कि प्रेमचंद ने न केवल कथा साहित्य का कायाकल्प किया, उसकी कर्मभूमि को भी बदला। कहा इस संगठन में प्रेमचंद ने अध्यक्षता करते हुए इस सभा में कि क्योंकि अब अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सोएगा वह स्वप्नशील होगा, वह एक रहस्य लोक में, रोमांच लोक में डूबा होगा। और प्रेमचंद ने साहित्य को रहस्य लोक, रोमांच लोक, कल्पना लोक से निकालकर यथार्थ के जमीन से जोड़ दिया। कटु यथार्थवादी सत्यों को ही प्रेमचंद अपने उपन्यासों में उद्घाटित करने लगते हैं। इसलिए उनका आदर्शवाद और गांधीवाद से मोह भंग देखा गया और उन्होंने यथार्थवाद को अपना लिया। कह सकते हैं कि गांधीवाद से मोह भंग के पश्चात मार्क्सवादी विचारधारा को अपना लिया। दोस्तों, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, यदि इतनी बातें समझ में आ रही हो, तो जो मार्क्सवादी विचारधारा है वह आंखों से ओझल किसी भी सत्ता में विश्वास नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है? मार्क्सवादी विचारधारा यह मानती है कि आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष जगत है उसकी समस्याओं की चर्चा करना, जीवन जगत की पीड़ाओं का उद्घाटन करना ही सामाजिक यथार्थवाद है। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा यह मानती है कि
साहित्यकारों का काम भी राजनैतिक प्रतिबद्धता है। मार्क्सवाद को यदि 2-3 लाइन में समझा जाए तो मार्क्सवाद आंखों से ओझल सत्ता में, आंखों से ओझल सत्ता का अर्थ क्या होता है? परलोक, ईश्वर, अतीत, रहस्य, ऐसी किसी सत्ता में मार्क्सवादी विचारधारा आस्था नहीं रखती। तो जाहिर सी बात है कि जो आंखों को अक्ष कहते हैं, आंखों के सामने हो यानी आंखों के समक्ष हो, इसलिए मार्क्सवाद प्रत्यक्ष लौकिक जगत, आंखों से ओझल किसी पारलौकिक जगत नहीं बल्कि लौकिक जगत की समस्याओं को विश्वास की दृष्टि से देखता है, उसे ही सच मानता है। यानी प्रत्यक्ष लौकिक जगत की समस्याओं का उद्घाटन करना ही सामाजिक यथार्थवाद है। इसलिए मार्क्सवाद अतीत नहीं बल्कि आंखों के सामने वर्तमान बोध से चालित है। इसलिए मार्क्सवाद रहस्य नहीं बल्कि समाज में व्याप्त समस्याओं से चालित है। मार्क्सवाद समस्या मूलकता को महत्व देने वाली विचारधारा है। इसलिए मार्क्सवाद ईश्वर नहीं बल्कि मानव जीवन की समस्याओं की बात करता है। जाहिर सी बात है कि 1930 के इर्द गिर्द आप देखें तो कई ट्रेड यूनियंस की स्थापना हुई थी। इसी समय 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, सहजानंद सरस्वती आपने नाम सुना हो, का गठन हुआ था। इसी 30 के दशक में किसान मजदूर आंदोलन गतिशील हो रहे थे। जाहिर सी बात है कि जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। समाज में किसानों और मजदूरों का संगठन बढ़ रहा था और दूसरी तरफ पूंजीवादी ताकतें, साम्राज्यवादी शक्तियां, अंग्रेजी शोषणकारी शक्तियां किसानों मजदूरों का ही खून पी रही थी। यानी समस्या सबसे गंभीर थी शोषण की। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा इसी शोषण के विरोध में खड़ी है और प्रेमचंद भी कहते हैं कि साहित्य का काम शोषित पीड़ित मानवता की सेवा है। यानी जो उस समय शोषित जनता थी, किसान, मजदूर, सर्वहारा, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा यदि शोषित पीड़ित मानवता की सेवा है तो समझिए कि मार्क्सवादी विचारधारा पूंजीवाद के विरोध में है और सर्वहारा के पक्ष में है। किसके पक्ष में है? जिस साहित्य में सर्वहारा की बात की जाए, वर्तमान बोध की बात की जाए, समस्या मूलकता की बात की जाए, मानव जीवन की सामाजिक यथार्थ परकता की बात की जाए, शोषित पीड़ित मानवता की बात की जाए, जाहिर सी बात है कि वही साहित्य प्रगतिशील साहित्य कहलाया। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान 1936 में लिखा गया सामाजिक यथार्थवादी तथा प्रगतिशील उपन्यास है। कितनी बात समझ में आई दोस्तों? 1936 में लिखा गया गोदान सामाजिक यथार्थवादी तथा प्रगतिशील उपन्यास है। देखिए बहुत छोटी छोटी बात है जिसको आप पकड़ेंगे तो आपके जो प्रश्न है वो आसानी से हल होंगे। प्रश्न ऐसे ही आएगा कि गोदान की प्रगतिशील चेतना का उद्घाटन करें। अब आइए अगली बात देखें दोस्तों। यह माना गया कि गोदान उन्नीस सौ 30 के दशक, क्योंकि 36 में लिखा गया, 1930 के दशक के किसानों और मजदूरों या उस समय के औपनिवेशिक भारत में शोषित पीड़ित किसानों मजदूरों की यातना को दर्शाने वाला निर्मम दस्तावेज है या यथार्थपरक उपन्यास है। 1936 में लिखा गया यानी 1930 के दशक में किसानों और मजदूरों की यातना को उद्घाटित करने वाला निर्मम दस्तावेज कह लें या उपन्यास बिना किसी लाग लपेट के। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ किसान भारतीय कृषि आधारित ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े थे। किसान कहां से जुड़े थे? कृषि आधारित ग्रामीण व्यवस्था से। और दूसरी तरफ दोस्तों मजदूर शहरी औद्योगिक व्यवस्था से जुड़े थे। इसलिए गोदान की जो कथा है दोस्तों, एक तरफ ग्रामीण कथा के रूप में आगे बढ़ती है तो दूसरी तरफ शहरी कथा के रूप में आगे बढ़ती है। कुछ आलोचकों ने यह मान लिया कि इसकी ग्रामीण कथा और शहरी कथा में कोई तालमेल नहीं है। इंद्रनाथ मदान जैसे लोग प्रेमचंद को यह सलाह दे रहे थे कि इसकी शहरी कथा को निकाल दिया जाए। कई ऐसे आलोचक, नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं कि गोदान की ग्रामीण कथा और शहरी कथा एक बड़े से मकान के उन दो खंडों में रहने वाले परिवारों या सदस्यों की तरह है जो आते जाते बीच बीच में यदा कदा कभी कभी मिल लेते हैं, परंतु उनके बीच एक निश्चित संबंध या तालमेल नहीं देखा जा सकता। जिन लोगों ने यह माना कि गोदान की शहरी कथा और ग्रामीण कथा में यह कोई तालमेल नहीं है, संबंध नहीं है, या शहरी कथा को निकाल दिया जाए, ऐसे लोग यदि जैनेन्द्र या नेमीचंद्र जैन की बातों को सुनते तो समझ पाते। इन आलोचकों ने यह माना कि गोदान में शहर हठात नहीं बसे बल्कि लाखों हजारों गोबरों के अपनी खेती से उखड़ने के पश्चात बसे। इन आलोचकों ने यह साफ कर दिया, यह तय कर दिया कि गोदान की ग्रामीण और शहरी कथा नदी के दो कगारों की तरह है जिसमें होकर संपूर्ण भारतीय जीवन धारा बह रही हो। उस समय का भारत यदि दर्शाना था तो गोदान में प्रेमचंद ने एक तरफ ग्रामीण कथा में होरी जैसे कृषकों का शोषण दर्शाया तो दूसरी तरफ शहरी कथा में गोबर जैसे मजदूरों की यातना दर्शाई। आप समझ सकते हैं कि गोबर कोई और नहीं बल्कि होरी का ही पुत्र है।
लाखों हजारों गोबरों के खेती से उखड़ने, यानी कृषक पुत्र ही खेती से तंग आकर अलाभ कर कृषि से मजबूर होकर यातना और भूख पीड़ा को देखकर विस्थापित होकर शहरों में जा बसे। इसका मतलब कि गोदान की कथा यह संकेत देती है कि ग्रामीण व्यवस्था जब विस्थापित हुई तो ग्रामीण व्यवस्था के विस्थापन से शहर बसे। दोस्तों, औपनिवेशिक शोषण के कारण जो बिचौलिया वर्ग था, जमींदार महाजन, अंग्रेजों ने अपने एजेंट के रूप में जमींदारों का चयन किया था, स्थायी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था, ऐसी निर्मम यातनापूर्ण व्यवस्था के कारण किसान बेचारे भूखे रहने को विवश थे। लिखते हैं गोदान में प्रेमचंद, होरी के परिवार का 5वां सदस्य दिन रात खेत में लगा हुआ रहता है, फिर भी 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ आते आते घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा। खाने वाले 5-5 पेट और घर में अनाज नदारत। 2 जून ना सही, 1 जून ही सही, भर पेट ना सही, आधा पेट ही सही, भला भूखे पेट निराधार कोई कई दिन जी सकता है। समझ सकते हैं कि जो खेती पर उच्च लगान लगाया गया, मालगुजारी लगाई गई, खेती में तो उपज कुछ भी नहीं, फिर भी उच्च लगान के कारण कृषि पूरी तरह अलाभकर हो गई। इस अलाभकर कृषि से तंग आकर होरी जैसे किसानों के गोबर जैसे पुत्र मजदूर में रूपांतरित होते चले गए। मतलब यह कहा जा सकता है कि गोदान की कथा चाहे ग्रामीण स्तर पर होरी हो, चाहे शहरी स्तर पर गोबर हो, देखा जाए तो किसान और मजदूर दोनों अलग नहीं थे, दोनों सर्वहारा एक ही धागे से बंधे हुए ग्रामीण स्तर पर यदि जमींदारों के शोषण के शिकार थे तो शहरी स्तर पर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के शिकार थे। यह उपन्यास संकेत देता है कि गोदान के शहर या उस समय के शहर यूं ही नहीं बसे, गांव को उजाड़कर, गांव को बर्बाद करके ही शहर बसे। इसीलिए गोदान की शहरी कथा को निकाल देना उचित नहीं है, बल्कि शहरी कथा और ग्रामीण कथा दोनों मिलकर उस समय के औपनिवेशिक भारत की मुकम्मल तस्वीर बनाती है। और तब कहा जा सकता है कि गोदान न केवल कृषकों की पीड़ा या त्रासदी का उपन्यास है, बल्कि संपूर्ण भारतीय जीवन की त्रासदी का उपन्यास है। उस समय जन सामान्य किस प्रकार शोषित था, औपनिवेशिक महाजनी पुरोहिती चंगुल का शिकार था, जमींदारी शोषण का शिकार था, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे वो शहरी स्तर पर हो। प्रेमचंद ने संपूर्ण भारतीय जीवन की महागाथा को लिखने की कोशिश की। इसीलिए गोदान सिर्फ कृषक जीवन का महाकाव्य नहीं, संपूर्ण भारतीय जीवन का महाकाव्य है। दोस्तों, यह माना गया कि प्रेमचंद ने मिस्टर खन्ना जैसे मिल मालिकों के माध्यम से यह संकेत दिया कि गोदान में जो शहर बसे या शहरों में जो उद्योग बसे वो अनायास नहीं आए, बल्कि औपनिवेशिक पूंजीपति मानसिकता और षड्यंत्र के कारण बसे। जरा देखिए, इस उपन्यास की शहरी कथा बताती है कि मिस्टर खन्ना जैसे पूंजीपति आरंभ में बैंक चलाते हैं। बैंकर है मिस्टर खन्ना, जो अपने बैंक के पैसे को अपने एजेंट झिंगुरी सिंह के द्वारा गांव के किसानों को सूद पर दिलवाता है। अब देखिए क्या कथा है, कितनी सिंपल कथा है। मिस्टर खन्ना जो एक बैंकर है, वह बैंक के पैसे को ऋण के रूप में, कर्ज के रूप में गांव में अपने एजेंट झिंगुरी सिंह, क्या नाम है एजेंट का, झिंगुरी सिंह के माध्यम से किसानों को दिलवाता है। कर्ज, सूद पर पैसे। किसानों से जो सूद मिलता है दोस्तों, उस सूद से पूंजी तैयार होती है। पहली चीज, अगर किसान सही समय पर सूद नहीं चुका पाए तो उस एवज में उनकी खड़ी फसल यानी फर्ज कीजिए गन्ने की फसल, खेत खलिहान से ही झिंगुरी सिंह हथिया लेता है। यदि गन्ना जैसी फसल हथिया ली जाए तो इसे समझिए नंबर 2 कच्चा माल। नंबर 1 पूंजी, नंबर 2 कच्चा माल। और दोस्तों, अलाभकर कृषि के कारण किसानों के विस्थापित बच्चे जो मजदूर में रूपांतरित हो गए हों, इससे सस्ते श्रमिक, सस्ते मजदूर। नंबर 3, मिस्टर खन्ना आरंभ में एक बैंकर। देखिए, गोदान लिखने वाले गोदानकार प्रेमचंद कहां ले जा रहे थे इस उपन्यास के माध्यम से। ये सब प्रश्न के अंग होंगे कि गोदान कहीं ना कहीं औद्योगिक व्यवस्था के परिवर्तन, यानी ग्रामीण कृषि आधारित व्यवस्था के परिवर्तन और उद्योगों की स्थापना को दर्शाने वाला भी उपन्यास है कि किस प्रकार खेती को उजाड़ कर, कृषि को उजाड़ कर ग्रामीण व्यवस्था को विस्थापित करके इस औपनिवेशिक षड्यंत्रवादी मानसिकता ने शहरों और उद्योगों को जन्म दिया। एक बैंकर खन्ना जो सूद पर पैसे किसानों को देता है, गांव के किसानों को झिंगुरी सिंह जैसे एजेंट के माध्यम से सूद से पूंजी, अगर सही समय पर सूद ना मिले तो खेत खलिहान से फसलों को ले लेता है, गन्ना, कच्चा माल, और फिर उन्हीं के बच्चे मजदूर। ये वही मिस्टर खन्ना है जो इन 3 चीजों को पा करके चीनी मिल की स्थापना करता है। समझिए, गोबर जैसे बच्चों के पिता होरी यानी किसान अगर शोषित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे ही किसानों का खून चूस करके शहरों में उद्योग स्थापित हुआ। तो कह सकते हैं कि गोदान ग्रामीण और शहरी दोनों कथा के माध्यम से यह संकेत देने वाला उपन्यास है कि चाहे गांव हो या शहर हो, उस समय की शोषित पीड़ित व्यवस्था, औपनिवेशिक साम्राज्यवादी व्यवस्था किसी को बख्शने वाली नहीं थी। दोस्तों,
यह कहा जा सकता है, बातें समझ में आ रही हैं, यह कहा जा सकता है कि गोदान सामंतवाद के पूंजीवादी रूपांतरण की कथा है। गोदान सामंतवाद के पूंजीवादी रूपांतरण की कथा है। कृषकों के मजदूरों में रूपांतरण की कथा है। ग्रामीण व्यवस्था के विस्थापन से शहरीकरण के परिवर्तन की कथा है तथा संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था के विघटन से एकल पारिवारिक व्यवस्था के उद्भव की कथा है। आलोचकों ने माना कि यह उपन्यास सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों के संक्रमण पर लिखा गया। सामंतवाद कमजोर हो रहा था और पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हो रहा था। पूंजीवाद के आने से अचानक सामंतवाद खत्म नहीं हो गया, बल्कि पूंजीवादी शक्तियों ने अपने शोषण को मजबूती देने के लिए कहीं ना कहीं अवशिष्ट सामंती शक्तियों से साठगांठ किया। इसलिए अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त में, आपने देखा होगा कि जमींदारों को अपना एजेंट बनाया। दोस्तों, गोदान औपनिवेशिक प्लस पूंजीवादी एक ही बात है। जमींदारी, महाजनी और पुरोहिती चौतरफा शोषण की कथा है। 1936 के लगभग यानी 30 और 40 के दशक में इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या का विस्थापन हो रहा था। आरसी दत्ता जैसे इतिहासकारों ने इस ओर ध्यान दिलाया कि ग्रामीण जनसंख्या लगभग 10 और 20 के दशक में, 19वीं शताब्दी के पहले दूसरे दशक में लगभग 11% विस्थापित हुई थी, लेकिन 40-45 के आते आते, तीसरे चौथे दशक के आते आते यह जनसंख्या 30 से 40% हो गई। जाहिर सी बात है, एक तो अलाभकर खेती, खेती पर उच्च मालगुजारी, भोजन नहीं, दिन भर मेहनत और पेट में निवाला नहीं। भूखमरी के शिकार किसान भला करते भी तो क्या करते बेचारे। और शोषणकर्ता यदि एक हो तो बात हो, पूरी व्यवस्था ही शोषणकारी थी। ग्रामीण स्तर पर यदि अंग्रेजी शोषण हावी था तो अंग्रेजी शोषण को मुकम्मल बनाने वाले जमींदार और महाजन भी कम नहीं थे। प्रेमचंद ने लिखा इस उपन्यास में होरी के शोषण को दर्शाने के क्रम में कि गांव में जमींदार तो एक ही था, राय साहब, परंतु महाजन तीन थे। छोटा बड़ा कोई ऐसा नहीं था जिससे होरी कर्ज ना ले रखा हो या जिसके आगे होरी को मुंह न छिपाना पड़ता हो। किसी से कभी खेती की सहायता के लिए बीज लेता तो किसी से खेती के उपकरण हल बैल उधार ले आता, किसी से पड़ती पड़े खेतों को जुताई करवाने के बदले भी उसे सूद पर पैसा लेना होता या कर्ज देना होता। आलोचकों ने लिखा कि गोदान की जो कथा है उसकी मूल संवेदना ऋण की समस्या है। गोदान की केंद्रीय संवेदना ऋण की समस्या है। डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं कि होरी जैसे किसानों को महाजन कर्ज और सूद की ढरकी पिलाकर पालती है। इस उपन्यास का जो शीर्षक है गोदान, वो अपने आप में अर्थव्यंजक है कि होरी जैसे किसान भला किस गोदान से मोक्ष या मुक्ति पा सकते थे। गोदान तो इसलिए किया जाता है ताकि इस जन्म से मोक्ष मिल जाए, लेकिन जहां किसान जीते जी कर्ज और सूद के बोझ तले दबे हों और मरने के बाद उनकी पीढ़ियां इस सूद और कर्ज के बोझ तले दबी हों, भला ऐसे में कोई गोदान किसानों को मोक्ष या मुक्ति कैसे दे सकता था। होरी जैसे किसान छोटी सी लालसा को लेकर मर जाते हैं। वह घर में गाय बांधना चाहता है, परंतु होरी जैसे सीमांत किसान, उनकी यह हैसियत कैसे आ सकती है कि खूंटे पर एक पश्चिमी पछाही गाय बांध ले। ओवर टाइम करता है होरी, दिन और रात दोनों समय मेहनत करता है। दिन के समय सड़क निर्माण में पत्थर फोड़ता है और रात के समय दिए की रोशनी में सूत काटता है। अतिशय मेहनत के कारण एक तो शरीर दुर्बल हो चुका है, पेट में दाना नहीं है, ऐसे में प्रचंड गर्मी में चिलचिलाती धूप में पत्थरों को तोड़ता है। पेट में दाना नहीं, प्यास से कंठ सूख रहा है, ऐसे में अचानक वह एक लोटा पानी गटक लेता है। पानी ने मानो कलेजे को पकड़ लिया, लू लग गई उसे। लू लगने से होरी मर रहा है। गांव वाले टांग टूंग कर लाते हैं। धनिया के सामने दोनों हाथ जोड़े लेटा है होरी, शब्द नहीं निकलते, आंखों के दोनों किनारों से 2 बूंद आंसू टपक पड़ते हैं। कहता है धीमे स्वर में, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब चलता हूं। कब तक जिलाएगी, सारी सारी दुर्दशा तो हो गई, अब चलने दे। और आखिरी शब्द, गाय की साध मन ही में रह गई, गाय पालने की इच्छा मन ही में रह गई। प्रेमचंद ने इस शीर्षक के माध्यम से वह व्यंग किया है कि ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था में किसान के पास 2 ही तो दायित्व हैं, एक कृषि और दूसरा पशुपालन। किसान का बच्चा ना तो खेती कर पाए, ना तो कृषि की मर्यादा निभा पाए और ना गाय जैसे पशु को पाल पाए, तो किस प्रकार उसका दायित्व निर्वाह होगा। किसान इन दोनों कार्यों से ही वंचित रह जाए। यह कैसी व्यवस्था थी। औपनिवेशिक, जमींदारी, महाजनी, पुरोहिती, इस चौतरफे चंगुल में फंसे किसान के लिए राहत नहीं थी। कहता है होरी कि हम इस जन्म में राजपाट नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, बस मोटा झोटा खाना, मोटा झोटा पहनना और मर्यादा के साथ रहना चाहते हैं। परंतु यह इच्छा भी, यह साध भी पूरी नहीं होती। वह कहता है, क्या खाकर मोटे हुए हो भाई? मोटे तो वो होते हैं जिन्हें ना ऋण की चिंता हो, न मर्यादा की सोच हो। होरी की पत्नी धनिया कुछ इसी प्रकार सोच में पड़ी है। वह सोचती है कि चाहे कितना भी पेट तंजारो, चाहे एक एक पैसे को दांत से पकड़ो, चाहे पाई पाई को जोड़ो, फिर भी यह लगान है कि बेबाकी होने का नाम नहीं लेता। होरी के मन में एक आस है कि शायद उसकी मेहनत से जीवन संभल जाए, परंतु जिंदगी दिनों दिन होरी को बेदखल करती जाती है। होरी ना तो मर्यादा बचा पाता है, ना समाज में अपनी इज्जत, ना किसानी बचा पाता है। यह वही होरी है जो कहता है कि हमसे अच्छे तो वो भी हैं जो 10 रुपए के नौकर हैं, हमसे अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं,
परंतु जो खेती में मर्जाद है वह मजदूरी में कहा। किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है, और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। समझिए अपग्रेडेशन, मजदूर का प्रमोशन होना किसानी है। परंतु यही हो रही, जब अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बन जाता है तो कहता है मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं है। प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से उस यथार्थ को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कैसी शोषित पीड़ित व्यवस्था थी जहां एक किसान मजदूर भी रहने लायक नहीं हो, पूरी अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बन जाता है, एक प्रकार से बेगार करता है, दिन भर की उसकी मेहनत भी जाया होती है, वह तो सूद में चली जाती है। यह उपन्यास औपनिवेशिक भारत में किसानों और मजदूरों की यातना को उद्घाटित करने वाला, या यूं कहें कि अपने समय के समाज का एक मुकम्मल तस्वीर है, एक प्रतिबिंब है। इसलिए आलोचकों ने लिखा कि उपन्यास गोदान अपने समय के समाज का प्रतिबिंब है और साथ ही आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी है। प्रेमचंद की प्रगतिशील चेतना इस बात को समझ चुकी थी कि 21वीं सदी का भारत कैसा होगा। इसलिए ऐसे कई आयाम है इस उपन्यास में। शहरी कथा में देखें या ग्रामीण कथा में भी बेमेल विवाह, वैवाहिक जीवन का विखंडित होना, विवाह जैसी संस्था का कमजोर पड़ना, लिविंग रिलेशनशिप, विवाह से पहले ही स्वच्छंद समझौता युक्त जीवन जीने की कोशिश, पीढ़ी संघर्ष, किसानों की दुर्दशा। आज आप किसानों की आत्महत्या की बात करते हैं, आज आप बात करते हैं किसानों की त्रासदी की। देखिए उस औपनिवेशिक काल में किसानों की यातना क्या थी। ना तो शरीर पे वस्त्र था, ना पेट में अनाज। उपन्यास की कथा को दर्शाने के क्रम में प्रेमचंद संकेत देते हैं कि होरी की मिर्जई कई जगह से छेद छेद हो चुकी है, पगड़ी में भी झालरें लटक रही हैं, ननिया की साड़ी में कई जगह पैबंद लगे हैं, और बड़ी बेटी सोना की साड़ी सिर के जगह पर फटी है, उससे उसके केस झांक रहे हैं, और रूपा की धोती जो कमर के कुछ ही नीचे तक है वह झालरदार हो गई है। अन्नाभाव और वस्त्राभाव को लेकर किसान जीने को विवश था। इतिहासकारों ने लिखा कि भारतीय किसान सीमांत किसान, जिसके लिए ठंड के समय में एक कंबल भी विलास की वस्तु हो। वाकई कुछ हद तक गोदान में यह बात आके सही दिखाई पड़ती है कि वाकई औपनिवेशिक भारत के किसानों ने उस त्रासदी को झेला था। इसलिए कहा गया कि उपन्यास कृषक त्रासदी का नाटक भी है, और कहा गया कृषक जीवन का महाकाव्य भी है। इस उपन्यास में पीढ़ी संघर्ष भी है, इस उपन्यास में युग जीवन का प्रतिबिंब भी है, और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी है। आइए एक एक करके इन बातों को और समझें। दोस्तों, गोदान से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि गोदान का चरित्र चित्रण करें। दूसरा जो मुद्दा पूछा जाता है, गोदान कृषक त्रासदी का नाटक है। तीसरा पूछ लिया जाता है, गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है। चौथा पूछा जाता है, औपन्यासिक कला के आधार पर गोदान। इसके अलावा और भी कई मुद्दे पूछे जाते हैं, जैसे गोदान की केंद्रीय समस्या, यानी गोदान में जिस केंद्रीय समस्या को उठाया गया है या इसकी मूल संवेदना। इसके अलावा भी आप देखेंगे कई वर्ष कुछ हट करके भी प्रश्न पूछे गए, जैसे गोदान अपने युग जीवन का प्रतिबिंब है तो आने वाले समय का, तो आने वाले समय की प्रसव पीड़ा भी है। और भी अगर कुछ मुद्दों को देखें तो जैसे पूछ लिया जाता है, गोदान में सिर्फ आंसू के छींटे ही नहीं हैं, बल्कि खुशियों की या मन को गुदगुदाने वाली कुछ फुलझड़ियां भी हैं। देखेंगे कि इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द प्रश्न आते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न इस मूल संवेदना को लेकर के पूछा जाता है, और दो जो ट्रेडिशनल चर्चित प्रश्न है कि भाई कृषक जीवन का महाकाव्य या कृषक त्रासदी का नाटक। दोस्तों, गोदान है उपन्यास, लेकिन पूछ लिया जाता है क्या यह नाटक के रूप में, क्या यह महाकाव्य? देखा जाए तो उपन्यास गद्य विधा है, नाटक भी गद्य है, लेकिन महाकाव्य पद्य विधा है। तो कई बार संकल्पनाओं को जोड़ते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिए, उपन्यास में गोदान को ढंग से करने का अर्थ है कि आपकी सफलता और निकट पहुंच जाती है। दोस्तों, आइए हम लोग इस चरित्र चित्रण के मुद्दे को देखते हैं कि चरित्र चित्रण और गोदान का क्या अर्थ है। दोस्तों, चरित्र चित्रण और गोदान पर प्रश्न का आना स्वाभाविक है और कुछ हद तक आसान भी है इसको करना, कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। थोड़ा ध्यान देंगे तो इसको आप कर सकते हैं इत्मीनान से। सबसे पहले यह समझिए कि चरित्र चित्रण का अर्थ क्या होता है। प्रेमचंद जी ने यदि इस प्रश्न के उत्तर पर बात करें तो भूमिका पक्ष यानी उत्तर का जो भाग एक है उस पर क्या लिखिएगा। प्रेमचंद जी ने खुद उपन्यास की परिभाषा में लिखा कि उपन्यास मानव चरित्रों का चित्र मात्र है। अब समझिए कि क्यों प्रश्न बना होगा चरित्र चित्रण, क्योंकि स्वयं उपन्यासकार उपन्यास की परिभाषा में ही लिख गए कि उपन्यास मानव चरित्रों का चित्र मात्र है। फिर उन्होंने लिखा कि उपन्यासकार का काम चरित्रों के रहस्यों का उद्घाटन है। समझिए,
मतलब उपन्यासकार का काम चरित्र चित्रण ही है। चरित्र के हाव भाव, उसके मनोवैज्ञानिक भाव, उसके क्रियाकलाप का उद्घाटन ही वास्तव में उपन्यासकार का काम है। और तब तीसरी बात भी उन्होंने लिखा कि मैं अपने चरित्रों को अपने बच्चों की तरह देखता हूं। भाई, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को स्वाभाविक रूप में पालता है, उसी प्रकार प्रेमचंद के चरित्र भी देखा जाए तो स्वाभाविक हैं, सामाजिक परिस्थितियों से स्वयं जन्म लेने वाले और परिस्थितियों के बीच नैसर्गिक रूप में पलने वाले चरित्र हैं। इसलिए प्रेमचंद ने इस बात पर जोर भी दिया कि मेरे चरित्र कठपुतले की तरह नहीं है, हाथों की कठपुतली नहीं है इनके चरित्र। मतलब अपने चरित्रों पर प्रेमचंद अपने विचारों को जबरदस्ती नहीं थोपते। इसलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा या अन्य आलोचकों ने यह लिखा कि प्रेमचंद के चरित्र या गोदान के चरित्र अजंता के भीति चित्रों की तरह आज भी जीवंत हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि कुछ पश्चिमी आलोचकों ने भी, जैसे ई एम फॉस्टर जैसे लोगों ने, जैसे ड्राइडेन, जैसे आर्नोल्ड जैसे लोगों ने, जैसे फील्डिंग जैसे लोगों ने उपन्यास के विषय में यह कहा था कि उपन्यास में कथा गौण रहती है, स्टोरी इज द लेस्ट पार्ट। कथा वाकई बहुत ही ऐसा मान लें कि कथा का उसमें कोई मुख्य रोल नहीं होता, कथा तो गौण होती है, किंतु उसमें चरित्र प्रबल होता है। तो चरित्र जब प्रबल होता है, इसलिए कहा कि कथा गौण रहती है और जो कैरेक्टर है वही मुख्य होता है। इसका अर्थ है कि उपन्यास में चरित्र चित्रण अपने आप में एक महत्वपूर्ण इशू है, एक महत्वपूर्ण बात है। उपन्यासकार का सारा ध्यान चरित्र चित्रण पर ही रहना चाहिए। स्वयं प्रेमचंद भी कहते हैं कि उपन्यास मानव चरित्रों का चित्र मात्र है, मेरे लिए चरित्र मेरे बच्चे की तरह हैं। उपन्यासकार का काम चरित्रों का रहस्योद्घाटन है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इस उपन्यास के मुख्य चरित्रों में होरी, गोबर, धनिया, राय साहब, मेहता तथा मालती की चर्चा की जा सकती है। और भी कई चरित्र हैं, अगर देखें तो उन पर भी फोकस आप कर सकते हैं, जैसे पंडित दातादीन, जैसे मिर्जा खुर्शीद, ऐसे कई और चरित्र हैं। लेकिन ये लगभग 6 चरित्र आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे कि इनके विषय में आप अपने उत्तर को तैयार करें कि इनका चरित्र किस प्रकार का है। आलोचकों ने माना कि उपन्यासकार चरित्र चित्रण की कई पद्धतियों का सहारा लेता है। क्या माना आलोचकों ने? कि उपन्यासकार चरित्र चित्रण की कई पद्धतियों का सहारा लेता है। जैसे चरित्र अपने विषय में क्या कहता है, चरित्र अपने विषय में क्या कहता है, चरित्र के विषय में दूसरे चरित्र क्या कहते हैं, चरित्र के जो स्वाभाविक कार्यकलाप हैं उसका क्या मतलब है, और चौथी बात कि चरित्र के विषय में उपन्यासकार की या लेखक की क्या राय है। तो चरित्र चित्रण की अलग अलग प्रणाली रही है। उपन्यासकार क्या सोचता है, वह कैसी टिप्पणी करता है चरित्र के विषय में, चरित्र अपने विषय में क्या कहते हैं, चरित्र के कार्यकलाप कैसे हैं, और दूसरे यानी उस उपन्यास के अन्य चरित्र उस चरित्र के विषय में क्या सोचते हैं। मतलब कि जब आप किसी चरित्र का चित्रण करें तो याद रखिए कि इन्हीं बातों का सहारा लेकर आप चरित्र की मनोवैज्ञानिकता का, चरित्र के विचारों का, चरित्र की भावना का उद्घाटन कर सकते हैं। दोस्तों, उपन्यासकार ने चाहे कथा का चित्रण हो या चरित्र का चित्रण हो, 2 पद्धतियों का सहारा लिया। एक दृश्यात्मक पद्धति का और दूसरा परिदृश्यात्मक पद्धति का। दोस्तों, दृश्यात्मक पद्धति में सीधे लेखक कुछ कहता है या चरित्रों के कार्यकलाप से बात समझ में आती है, किंतु जो परिदृश्यात्मक पद्धति है उसको समझने के लिए लेखक कई दार्शनिक बातों का सहारा लेता है, कई दृष्टांतों का सहारा लेता है। यानी किसी चरित्र के विषय में कुछ समझाने या किसी घटना का उल्लेख करने के क्रम में वह हो सकता है दार्शनिक बातों का सहारा ले, या यह भी हो सकता है कि कुछ सामाजिक अनुभव आधारित घटनाओं का सहारा ले। प्रेमचंद ने दोनों पद्धतियों का सहारा लिया, एक पाठक को सीधे समझने दिया दृश्यात्मक, और दूसरा पाठक को समझाने के लिए अपने वैचारिक या दार्शनिक या दृष्टांत परक बातों को भी रखा। आप देखेंगे कि गोदान में कई प्रकार की पंक्तियां हैं, कई दार्शनिक पंक्तियां हैं, आप देखेंगे तो कई वैचारिक बातें हैं। जैसे नारी पुरुष से उसी अनुपात में श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाएं तो वह महात्मा हो जाए, और
यदि नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो वह उल्टा हो जाए। जैसे आप देखेंगे कि प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं बल्कि खूंखार सिंह है। जैसे मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। ये जो पंक्तियां हैं, जाहिर सी बात है कि सभी पंक्तियों की रचना प्रेमचंद ने ही की है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें पाठक खुद समझ लेता है, यानी पाठक को सीधे तौर पे छोड़ दिया जाता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहता। लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं, घटनाएं या चरित्रों के विषय में कुछ कहने को लेकर, जहां लेखक या उपन्यासकार अपनी दार्शनिक या सैद्धांतिक या यूं कहें सामाजिक अनुभव पर आधारित दृष्टांतों का सहारा लेता है। उन पंक्तियों के माध्यम से पाठक समझता है। दोस्तों, कुरान के सभी चरित्रों को समझने के लिए इन तथ्यों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उत्तर का जब भाग 2 लिखें तो इसका सहारा लें। भाग 1 में कि उपन्यास में चरित्र चित्रण क्या है, उपन्यासकार ने क्या समझा चरित्रों के विषय में, इनके चरित्र स्वाभाविक हैं, नैसर्गिक हैं, कठपुतले नहीं। और पश्चिमी आलोचकों, कथाकारों ने भी माना कि भाई उपन्यास में जो चरित्र है वही मुख्य होता है। देखा जाए तो कथा गौण होती है, कथा के लिए स्थान यानी कथा को उतना महत्व उपन्यास में नहीं दिया जाता जितना महत्व चरित्र को। दोस्तों, अब यदि बात करें हम लोग इसके कुछ चरित्रों की, तो आइए समझने की कोशिश करें। उत्तर का भाग 3 बनाएं, जिसमें कुछ चरित्रों के विषय में आप लगभग एक एक छोटे बड़े पैराग्राफ का सहारा लें। दोस्तों, भाग 3 की शुरुआत करें तो भाग 3 का जो पहला हिस्सा है वह होरी से शुरू करें। क्यों? देखा जाए तो होरी ही इस उपन्यास का मुख्य नायक है। इसके चरित्र के विषय में, इसके कार्यकलाप के विषय में आपको कुछ मुख्य मोटी मोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे होरी पारंपरिक पीढ़ी का आस्थावान किसान है। होरी पारंपरिक पीढ़ी का कैसा किसान है? आस्थावान किसान है, जिसकी आस्था संयुक्त परिवार में या संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में, बिरादरी में, पंचायत में, यहां तक कि धर्म में, जमींदारी में, ईश्वर में और परलोक, इन सबके प्रति यह आस्थावान है। ऐसा कहा जाए कि होरी धर्म भीरु चरित्र है। उपन्यासकार ने लिखा परिदृश्यात्मक पद्धति का सहारा लेते हुए, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। यदि ठाकुर या बनिए के पैसे होते तो कोई बात नहीं, परंतु ब्राह्मण की एक पाई भी दब गई तो हड्डी फोड़ कर निकलेगी। चुल्लू में वंश में चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। होरी धर्म के प्रति आस्थावान भी है, धर्म और ईश्वर से डरा हुआ भी है, परलोक के प्रति घोर आस्थावान है। इसलिए यह सोचता है कि पिछले जन्म में हमने कुछ संचय नहीं किया तो इस जन्म में भोगें क्या। धर्म के डर के कारण ही यह पुरोहित दाता दिन के खेतों में बंधुआ मजदूरी स्वीकार कर लेता है। धर्म और बिरादरी के प्रति आस्था के कारण ही पंचायत और बिरादरी के द्वारा लगाए गए दंड को यह सहर्ष सहज रूप में स्वीकार कर लेता है। इसका बेटा गोबर एक अंतरजातीय विधवा पुनर्विवाह से जुड़ता है, यानी जो झुनिया है वह दूसरे जाति की कन्या है किंतु बाल विधवा है। उसे भगाकर उससे ब्याह करके, हालांकि ब्याह की चर्चा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, यानी एक मानवीय कार्य करता है गोबर, अंतरजातीय विधवा पुनर्विवाह। इससे बढ़कर के धर्म का कोई कार्य नहीं हो सकता, मानवता का कोई कार्य नहीं हो सकता। किंतु ऐसे कार्य पर भी पंचायत और बिरादरी इस पर दंड लगाती है और यह हंसते हंसते 30 मन अनाज और 80 रुपए तवान या हरजाना का पहुंचाता है पंचायत और बिरादरी में। कहता भी है कि यदि बिरादरी नहीं रहती तो पता नहीं माटी कैसे पार लगती। संयुक्त परिवार के प्रति भी यह आस्थावान है। जो छोटा भाई होरी की गाय को विष देकर जहर देकर मार डालता है और डर के मारे भाग जाता है, उसी भाई हीरा के भाग जाने पर उसकी खेती स्वयं संभालता है, उसके घर का दायित्व संभालता है। इतना ही नहीं, छोटा भाई शोभा उसके घर भी हमेशा पूछता रहता है, कोई कमी बेसी उसका हमेशा ध्यान रखता है, उसकी बीमारी के लिए हमेशा चेतनशील है। कहा जा सकता है कि होरी में पुराने पारंपरिक पीढ़ी के सभी मूल्य जीवंत हैं, जिंदा हैं। वह इसलिए कभी किसी को चुनौती नहीं देता। वह राय साहब जैसे जमींदार यानी जमींदारी व्यवस्था के प्रति भी आस्थावान है। इसलिए सुबह होते ही जमींदार से मिलने के लिए जिद किया हुआ है। और पत्नी जाकर कहती है, आराम से जाओ, कपड़े वगैरह सब लाती है। कहता है, होरी तू ये 5 पोशाक लाई है, मुझे क्या ससुराल जाना है? वहां भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं है जिसे देखकर उन्हें रिझाऊं। धनिया कहती है, जाओ, तुम इतने जवान ही हो जिस पर सालियां सलहजें रिझती हैं। कहता है, होरी तू नहीं जानती धनिया, मर्द तो 60 पर पाखे होते हैं। और फिर चलते समय कहता है, 60 तक जाने की नौबत नहीं आएगी धनिया। जाहिर सी बात है कि औपनिवेशिक जमींदारी, महाजनी, पुरोहित, चौतरफे शोषण में फंसा किसान भला 60 तक जी भी सकता था तो कैसे। किंतु जमींदारी सत्ता के प्रति इसकी आस्था अभी गई नहीं। और कहता है पत्नी धनिया से, कहती है, धनिया कि इतनी हड़बड़ी क्यों है तुम्हें? जमींदार के खेत ही तो जोते हैं, वह अपना लगान ही तो लेगा। और तब कहता है, होरी जो बात तू नहीं समझती धनिया, उसमें टांग क्यों अड़ाती है? ला मेरी लाठी दे दे और जाकर अपना काम देख। जिसकी गर्दन दूसरों के पांव तले दबी हो तो कुशल तलवे सहलाने में ही है। दोस्तों, यह राय साहब जैसे मक्कारों को भी नहीं पहचान पाता, झिंगुरी जैसे महाजनों की षड्यंत्रकारी नीति को भी नहीं पहचान पाता और दाता दिन जैसे पुरोहितों की मक्कारी भी नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि जो स्वाभाविक ग्रामीण व्यवस्था है वह ऐसी ही चलती है। जजमानी प्रथा पर आधारित ग्रामीण सहज व्यवस्था, उसमें यह कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसलिए पारंपरिक पीढ़ी का एक सहज, स्वाभाविक, आस्थावान किसान है। किंतु इसका जो बेटा है दोस्तों गोबर, वह विद्रोही
पीढ़ी का मजदूर है। समझिए, आलोचकों ने लिखा कि लाखों हजारों गोबरों के अपनी खेती से उखड़ने पर ही शहर बसे। यानी होरी जैसे किसान जब उखड़ रहे थे तो गोबर जैसे कृषक पुत्र मजदूर बन रहे थे, इनका मजदूरों में रूपांतरण हो रहा था। किंतु होरी जैसे किसानों की तरह आस्था नहीं रखते गोबर जैसे कृषक पुत्र, बल्कि इनका अंदाज विद्रोह से भरा है, इनमें तैश है, आक्रोश है और सबको देख लेने का जज्बा भी है। होरी किसी से दो चार नहीं करता, दो हाथ आजमाने के फिराक में नहीं बैठा रहता। वह सोचता है, वह कहता भी है कि पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छा संचय नहीं किया तो इस जन्म में भोगें क्या। उसे लगता है कि जो बड़े हैं वही भोग करेंगे, हम छोटे भाग्य से हैं। यह होरी नियतिवादी है, समझिए, भाग्यवादी है। लेकिन गोबर विद्रोही पीढ़ी का है, इसीलिए वह कहता है कि यह सब नियत या परलोक या भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि जिसके हाथ में लाठी है वही 150 का शोषण करके बड़ा बन जाता है। होरी राय साहब के प्रति सहानुभूतिशील है, कहता है होरी राय साहब दुखी है और बड़े ही धर्मात्मा आदमी है। राय साहब के विषय में होरी सोचता है, कहता है 4-4 घंटे भक्ति करते हैं। और गोबर कहता है यदि एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़ जाए तो सारी भक्ति निकल जाए। धर्मात्मा होने को लेकर कहता है कि ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं, मजे मजे से हलवा पूरी खाते हैं, मोटर गाड़ियों में घूमते हैं और ऊपर से कहते हैं दुखी हैं। अरे अगर इतने ही दुखी हैं तो अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते, अपनी जमींदारी हमें क्यों नहीं दे देते, हम बदले में उन्हें अपना हल बैल खेत कुदाल सब देने को तैयार हैं। बोलो करेंगे अदला बदली? नीरा मोट मर्दी है, बेहयाई है। आप समझ सकते हैं, जहां बिरादरी और पंचायत को लेकर होरी आस्थावान है, वहीं गोबर कहता है कि पहले भी तो बिरादरी थी, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ। कहता है होरी कि यह बिरादरी ही है जिसके सहारे माटी पार लगती है। और वहीं गोबर बिरादरी को देखने की धमकी देता है, पंचायत को अदालत में देखने की धमकी देता है। होली के अवसर पर पंचों का, यहां तक कि महाजनों का स्वांग रचता है, उनका मजाक उड़ाता है। जो होरी धर्म के प्रति आस्थावान है, वहीं गोबर पंडित दाता दिन की एक नहीं सुनता, विरोध करता है। कहता है कि महाराज जब तक इच्छा थी खेतों में काम किया, अब नहीं इच्छा नहीं करते। आखिर हम किसी के बंधुआ मजदूर तो नहीं है। आप समझिए, होरी संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था के प्रति पूरी तरह आस्थावान है। जो भाई इससे बैर पालते हैं उनका भी यह संरक्षण करता है। दारोगा जब गांव में तलाशी लेने आता है तो अपने छोटे भाई हीरा के घर में तलाशी नहीं होने देता, वह कर्ज लेकर 30 रुपए दारोगा को घूस देता है। धनिया इसके लिए प्रतिवाद करती है और वह धनिया को मारता पीटता भी है, किंतु उसे मालूम है कि भाई के घर यदि पुलिस घुसी तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। भाई की इज्जत तो अपनी इज्जत है, यह संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था का मूल्य है। भाई से कैसा बैर? ठीक है, छोटे भाई ने गलती कर दी, किंतु बड़ा क्षमा कर देगा, यही संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था का सबसे बड़ा मूल्य है और होरी इसका निर्वाह करता है। किंतु वही गोबर है जो संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में आस्था नहीं रखता। गोबर कहता है अपनी मां से झगड़ते हुए कि आखिर दद्दा भी चाहते हैं कि सारा कर्ज मैं भरूं, लगान मैं चुकाऊं, बेटियों का ब्याह मैं करूं, आखिर मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, क्या मेरा जीवन उनका देना भरने के लिए है? दोस्तों, जो होरी महाजनी व्यवस्था से त्रस्त है और ऋण को जीवन का सबसे बड़ा कोढ़ मानता है, वह कहता है कि क्या खाकर मोटे हुए हो भाई, मोटे तो वो होते हैं जिन्हें ना ऋण की चिंता हो न मर्जाद की सोच हो। जो होरी यह कहता है कि हमसे अच्छे वो भी हैं जो 10 रुपए के नौकर हैं, किंतु जो सुख किसानी में है, जो मर्जाद किसानी में है, वह मजदूरी में कहा। मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है और किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है। वहीं गोबर स्वयं शहर में जाकर छोटा मोटा महाजन बन जाता है और इतना ही नहीं, मजदूर भी बन जाता है। समझ सकते हैं कि जिन मूल्यों के स्तर पर होरी जी रहा होता है, गोबर उन सभी मूल्यों के विरोध में खड़ा है। दोस्तों, होरी घर टूटने नहीं देता। होरी शादी विवाह जैसे मूल्यों का रखवाला है, इसलिए बड़ी बेटी की शादी वह कर्ज लेकर करता है, धूमधाम से करता है, सोना की शादी। लेकिन रूपा की शादी तक आते आते इसकी आर्थिक स्थिति हैसियत और बद से बदतर हो जाती है, इसलिए छोटी बेटी रूपा का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति राम सेवक के हाथों कर देता है, उससे पैसे लेकर, क्योंकि किसानी बचानी है। समझा जा सकता है कि होरी ना तो मर्यादा बचा पाता है न किसानी बचा पाता है। इसे लगता है कि बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया गया हूं, जो आता है मुंह पर थूक कर चला जाता है। बेटी की शादी एक प्रकार से बेटी बेचने की परंपरा में करता है और लगता है मर्यादा विहीन हो चुका है। तड़प उठता है और उसके मन में यह धारणा उत्पन्न होती है कि खेती से भी जाता है, मर्यादा से भी, और तब सोचता है कि मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं। जो होरी जीवन भर खेती को मर्यादा से जोड़े बैठा था, दरवाजे पर एक गाय बांधने का सपना पालता था, वही होरी लू लगने से मरता है और मरते समय अंत में कहता है मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब चलता हूं। कब तक जिलाएगी, सारी सारी दुर्दशा तो हो गई, अब चलने दे, गाय की साथ मन ही में रह गई। वहीं गोबर, उसे ये पुराने मूल्य नहीं भाते। संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था, बिरादरी, पंचायत, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वह प्रेम भी करता है तो अंतर्जाती है। दायित्वों से भी एक प्रकार से भागने वाला है, ना तो वह पिता की गरीबी को समझ पाता है, ना घर के दायित्वों को, यहां तक कि झुनिया को भी भगा के लाता है, तो घर पर छोड़कर उसे अकेली शहर भाग जाता है। कह सकते हैं कि होरी जहां दायित्वों से बंधा हुआ है, गोबर वहीं दायित्वों से भागने वाला। इतना ही नहीं, बेशक होरी और धनिया के बीच भी झगड़े होते हैं, मारता भी वह धनिया को, लेकिन धनिया से उसका मन फटा नहीं।
लेकिन गोबर जिस झुनिया से प्रेम करता है, प्रेम विवाह से भी बंधे इस रिश्ते में प्रेम नहीं रह जाता। शहर जाकर उसके लिए झुनिया मानो हवस या सेक्स के लिए उपकरण सिर्फ रह जाती है। इस संबंध से प्रेम गायब हो जाता है। तो दायित्वों से भागने वाला गोबर, प्रेम या ममता या वात्सल्य को ना समझ पाने वाला गोबर, वहीं होरी में वात्सल्य कूट कूट के भरा हुआ है। गोबर अपनी मां से ही लड़ बैठता है और चलते समय माता पिता से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। दोस्तों, एक प्रश्न आता है इस चरित्र चित्रण के क्रम में ही कि गोदान में पीढ़ी संघर्ष को उद्घाटित करें। देखिए, एक पारंपरिक पीढ़ी, एक विद्रोही पीढ़ी। तो ये एक और प्रश्न तैयार होगा। एक तो आप चरित्र चित्रण तैयार कर लिए, गोबर का, होरी का, दोनों की चारित्रिक विशेषताओं का आपने उद्घाटन किया और साथ ही यह भी बता दिया कि पीढ़ी संघर्ष है क्या। दोस्तों, होरी मानवतावादी चरित्र है, उसे मानवीय मूल्यों की परख है, इसलिए अपने घर में जाति से चमारन सिलिया को भी संरक्षण देता है। वह जाति को जाति नहीं सोचता। और इतना ही नहीं, पुत्र जब झुनिया को भगा कर लाता है तो होरी फिर जाति से ऊपर उठकर उसे बहू मानता है, ना कि दूसरे जात की बेटी के रूप में देखता है। इसलिए उसका दिल और उसका घर दोनों मानवीय मूल्यों के लिए खुला हुआ है, उसमें स्वागत है। यह होरी 100% किसान है, ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था का एक सहज किसान है। इसे ना तो आप पूरी तरह देवता कहें ना राक्षस कहें। यह गुण और अवगुण दोनों मूल्यों से युक्त है। इसमें कई गुण हैं और कई अवगुण भी हैं। जो होरी धनुष यज्ञ के अवसर पर खान बने मेहता की बंदूक से भी नहीं डरता और मालती को बचाने के लिए मेहता को, जो खान के वेश में आया हुआ है, उसे धोबी पाट उठाकर पटक देता है, यानी एक तरफ नारी के प्रति उसके मन में इज्जत है। देखिए, यह मानवीय गुण है। वही होरी बड़ी सभा में अपनी पत्नी को पीटता है। यानी गुण और अवगुण, विशिष्ट और सामान्य दोनों मूल्यों का समावेश है होरी। जो होरी अपने भाइयों की गृहस्थी का भी बोझ उठाता है, दायित्वों से नहीं भागता, वही होरी बांस की कटाई में 2-4-5 रुपए मार भी लेता है। यानी भाई सबका हिस्सा है, उसमें से कुछ अधिक पैसे अपने लिए दमड़ी बसोड़ से पहले ही तय करार कर लेता है। किंतु यह वही होरी है, जब उसकी अनुज वधू यानी भाई की पत्नी रो रही होती है, उसे लगता है कि दमड़ी बसोड़ ने लगता है इसे मारा है। होरी नाव देखता है नताव और जाकर दमड़ी बसोड़ को कस के झाड़ता, उसे लात जमा देता है। जो होरी स्वार्थ से वशीभूत होकर के भोला महतो की गाय ऐंठने से भी बाज नहीं आता। वह कहता है कि तुम चाहो तो तुम्हारा दूसरा विवाह करा दें, तुम्हारी दूसरी मेहरिया ला दें, मेरी ससुराल में एक विधवा महिला है, कहो तो उससे विवाह करा दें। इस लालच में भोला महतो अपनी गाय होरी को दे देता है। किंतु यह वही होरी है कि जैसे यह जानता है कि भोला महतो मजबूरी में आकर अपनी गाय मुझे दिया है, इसके घर खाने के लिए, पशुओं के लिए भूसा नहीं है, चारा नहीं है, तो वही होरी स्वयं अपने और अपने पुत्र गोबर के सिर पर भूसे का टोकरी रखे 3 बड़ी बड़ी टोकरियों में भूसा पहुंचाता है। आप समझ सकते हैं कि यह होरी परंपराओं से बंधा हुआ एक स्वाभाविक सहज किसान है, आस्थावान पीढ़ी का किसान है, मूल्यों को जानने समझने और उन पर मर मिटने वाला किसान है। वहीं गोबर मूल्यों से भागने वाला है, कुछ हद तक दायित्वों से भागा हुआ पलायनवादी भी है और कहें तो आत्मकेंद्रित है, सिर्फ अवसरवादी है, अपने बारे में सोचने वाला है। तभी तो शहर जाकर वह कमाता है, परंतु उसकी कमाई से होरी की आर्थिक हैसियत नहीं सुधरती। इतना ही नहीं, होरी ओवर टाइम करता है, दिन में सड़क निर्माण के कार्य में पत्थर फोड़ता है और रात को सूत काटने का काम करता है, ताकि अपने पुत्र इसी गोबर के बच्चे मंगल को दूध पिला सके, इसके लिए गाय की व्यवस्था कर सके। होरी परिवार के प्रति ममत्व के भाव से बंधा है। गोबर पारिवारिक ममता या पारिवारिक बंधन क्या है, शायद इनसे ऊपर उठ चुका है। होरी दुर्दशा के बीच भी मानवता नहीं छोड़ता। वह मानवीय मूल्यों का निर्वाह हर स्तर पर करता है। वह कहता है कि 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। भला इसमें क्या सुख? सुख तो इसमें है जब सभी सुखी हों, सभी मोटे हों। समझिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, लोक मंगल की भावना होरी के मन में। सामाजिक मंगल से यह मुक्त नहीं है, सामाजिक मंगल के बंधन से बंधा है। वहीं गोबर सिर्फ अपनी बात सोचता है, अपने फायदे की बात सोचता है। शहर के प्रकरण में मिर्जा खुर्शीद जो उसे खोमचा लगाने के लिए, चाय का स्टॉल लगाने के लिए देता है एक प्रकार से कर्ज, वही मिर्जा खुर्शीद जब एक बार शराब के लिए पैसे मांगता है तो होते हुए भी पैसे गोबर मना कर देता है। तो यह है होरी और गोबर का चरित्र चित्रण। दोस्तों, इसी प्रकार आपको 2-3 और चरित्रों के विषय में भी जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे धनिया के विषय में एक पैराग्राफ धनिया पर भी चर्चा करें और एक पैराग्राफ में मेहता और मालती पर भी चर्चा करें, और यदि समय बचता है तो राय साहब पर भी चर्चा करें। तब जाकर के आपका उत्तर कंप्लीट होगा। किस पर? धनिया पर, मेहता मालती पर और राय साहब पर। इनके विषय में भी आप 2-4 पंक्तियों में इनका चरित्र उद्घाटन करें, इनके चरित्र पर से पर्दा उठाएं तो आपका उत्तर कंप्लीट होगा। कैसे? धनिया एक सहज और स्वाभाविक कृषक स्त्री है जिसमें नारित्व के गुण हैं। वह सहिष्णुता, ममता, लज्जा इन मूल्यों को जानती है, किंतु यथार्थ और कटुवादिनी भी है। कड़वा बोलती है किंतु सच बोलती है। कुछ हद तक निडर और निर्भीक भी है। इसलिए वह दारोगा से नहीं डरती। दारोगा कहता है कि लगता है कि इसी चुड़ैल ने, इसी महिला ने
अपने पशु को जहर देकर मार डाला है और इल्जाम दूसरे पर लगा रही है। इस पर वह कहती है हाँ हाँ मार डाला, अपना ही पशु मारा है, किसी और का तो नहीं मारा, जो तुम्हारे रिपोर्ट में बनता है लिख लो। पुरोहित दाता दिन के यह कहने पर कि तुम्हारे पुत्र ने यह जो अंतरजातीय विधवा विवाह किया है, पुनर्विवाह, वह अनैतिक है, पंचायत और बिरादरी को यह नामंजूर है। इस पर धनिया कहती है महाराज हमें हमारी नाक इतनी प्यारी नहीं, वही काम बड़े करें तो इससे उनकी नाक नहीं कटती और छोटे करें तो उनकी नाक कट जाती है, हमें तो हमारी नाक इतनी प्यारी नहीं जिसके पीछे एक जीव की हत्या कर दें। दोस्तों, यह गोबर और झुनिया के प्रेम के विरोध में, यानी प्रेम को यह मानती है कि सामाजिक संस्कारों के लिए उचित नहीं, किंतु जब गोबर झुनिया का हाथ पकड़ के और छोड़कर भाग खड़ा होता है घर में, तो यही धनिया है जो झुनिया को कहती है कि तू चल चल कर बैठ घर में, मैं देख लूंगी तेरे दद्दा भैया को, संसार में उन्हीं का राज नहीं है। दोस्तों, पंचायत और बिरादरी से भी यह टकरा जाती है और कहती है कि ना तो मैं एक कौड़ी दाम दूंगी ना एक दाना अनाज, यानी पंचायत बिरादरी के द्वारा लगाए गए दंड हर जाने को भी यह एक प्रकार से अस्वीकार कर देती है। कहती है ना तो मैं झुनिया को घर से निकालूंगी ना पंचायत बिरादरी को कोई भी दंड भरने को तैयार हूं। कहती है कि जिसमें बूता हो वह चल कर ले ले। समझा जा सकता है राय साहब के प्रति भी इसके मन में चापलूसी का भाव नहीं है। कहती है जमींदार के खेत ही तो जोते हैं, वह अपना लगान ही तो लेगा, फिर उसकी खुशामद क्यों करें। यह धनिया कटु यथार्थवादिनी होकर भी परिस्थितियों को जानती समझती है, इसलिए इसके मन में सोच है चाहे कितना भी पेट तन क्यों न जारो, चाहे एक एक पैसे को दांत से क्यों न पकड़ो, चाहे कितनी भी कतर ब्योंत क्यों न करो, मगर यह लगान है कि बेबाकी होने का नाम नहीं लेगा। दोस्तों, धनिया में मानवीय गुणों के कई रूप देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि अपने घर में सिलिया को शरण दे रखी है तो आप समझ सकते हैं कि गांव का एक किसान सिलिया जिस जाति से संबंध रखती है उसे अछूत मान सकता है, किंतु धनिया उसे अछूत नहीं मानती, उसके प्रति सहानुभूतिशील है, उसके प्रति उसके मन में दया का भाव है, तभी उसे शरण देती है। इतना ही नहीं, बेशक पंडित दाता दीन या पुरोहिती जमींदारी महाजनी शोषण के कुचक्र को समझती है वह धनिया, किंतु पति के प्रति सेवा भाव में कोई कमी नहीं आने देती। इतना ही नहीं, धर्म भाव का भी निर्वाह करती है। होरी उसे पीटता है, महीने भर तक बातचीत बंद रहती है, परंतु होरी जब बुखार से पीड़ित होता है तो सारे बैर छोड़कर, सारी कटुता छोड़कर धनिया उसकी सेवा में लग जाती है। और होरी जब अंत में मरने लगता है और गांव वाले एक स्वर में आवाज उठाते हैं, कहता है देवर यानी होरी का भाई कि भाभी कलेजा कड़ा करो दद्दा चले, और गांव वाले एक सुर में कहते हैं कि हाँ हाँ गोदान करा दो। धनिया यंत्र की भांति उठती है, घर में ना तो रुपए पैसे हैं, ना गाय ना बछिया, सूत काटने से जो पैसे मिले लगभग 20 आने पैसे, 1 रुपया 4 आना, उन्हें यंत्र की भांति उठती है, दौड़कर हबक कर लाती है और होरी के ठंडे हाथों में रखती दाता दिन की ओर देखकर कहती है महाराज न रुपए पैसे हैं, न घर में गाय बछिया, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। अर्थात एक सहज स्वाभाविक कृषक स्त्री है, किंतु चापलूस नहीं है, उसे चाटुकारिता नहीं आती। हाँ, यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो उसके प्रति दया और सहानुभूति से और भर जाती है। जैसे भोला महतो कहता है कि भाभी तो साक्षात लक्ष्मी। दोस्तों, मेहता मालती के चित्रण के क्रम में आपको आधुनिक प्रसंगों को समझना होगा। मालती के विषय में प्रेमचंद ने लिखा, उनकी लेखकीय टिप्पणी, कि वह जो ऊंची एड़ी का जूता पहने दूसरी महिला है जिसके मुख पर हंसी फूट पड़ती है, आप मिस मालती हैं। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई हैं, ऊंचे ऊंचे तालुकदारों के महलों में आपका प्रवेश है, आप नए युग की साक्षात प्रतिमा हैं। नए युग की प्रतिमा का क्या अर्थ? जो बाजारवादी आकर्षणों से भरी हो, बाजारवादी और उपभोक्तावादी विचारों से ग्रसित है मालती। यह बाजारवाद विवाह से, परिवार से और नैतिक मूल्यों से काट देता है। इसलिए मालती विवाह तो नहीं करती, किंतु लिविंग रिलेशन में रहना पसंद करती है। ऊंचे ऊंचे तालुकदारों के महलों में आना जाना है आपका। इसका अर्थ है कि नैतिक मूल्यों की बलि दे करके यौन इच्छाओं या जैव वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति आज की बाजारवादी उपभोक्तावादी व्यवस्था में वर्जित नहीं है। जाहिर सी बात है कि नए युग यानी पूंजीवादी युग, इस पूंजीवादी युग में धन के आगे किसी मूल्य की कोई जगह नहीं है, और मालती इस बात को अच्छी तरह समझती है। इसलिए गरीब मरीजों का वह इलाज नहीं करती, उन्हें देखकर घंटों बात नहीं करती, लेकिन यदि कोई अमीर महिला मरीज आए तो उसे छोड़ने तक उसकी गाड़ी तक जाती है उसे छोड़ने के लिए। यह मालती जानती है कि आज की नई व्यवस्था, आज की नई परंपरा में जो यौन आकर्षण है वह कहीं ना कहीं अर्थ साधन का एक माध्यम है, इसलिए अपने रूप और सौंदर्य को उपकरण की तरह इस्तेमाल करती है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था, बाजारवादी व्यवस्था में नारी का रूप, नारी का सौंदर्य, बाजारवादी अधिकतम फायदे के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिहाज से नारी का रूप और सौंदर्य एक महत्वपूर्ण पहलू है। मानो उसके रूप और सौंदर्य को बाजारवादी हितों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए मालती ऊपर से सतरंगे पंखों वाली तितली है। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार तितली के सतरंगे पंखों में कहीं ना कहीं आकर्षण छिपा होता है, कहीं ना कहीं एक भ्रम छिपा होता है, आज की नारी अपने को सतरंगी बनाकर समाज को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रही है। किंतु प्रेमचंद इस बात को जानते थे कि यदि नारी बाजारवादी आकर्षणों में फंस गई
तो समझिए कि नारी अपनी ही मूल्यों से गिर जाएगी, परिवार और समाज जैसे मूल्य, परिवार और समाज जैसी संस्थाएं खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए कहीं ना कहीं मालती को ठोक पीट करके वह भारतीय नारित्व के गुणों से जोड़ती हैं। और देखा जाए तो मालती का हृदय परिवर्तन होता है। ये वही मालती है जो कभी गरीब महिलाओं से मिलती भी नहीं थी, गरीब मरीजों से। आज वही मालती गरीब बस्तियों में जाकर मुफ्त इलाज करती है, महिलाओं को जागरूक बनाती है। इतना ही नहीं, गोबर के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालती है। और इसीलिए मेहता अब सोचता है, मिस्टर मेहता को लगता है कि जो मालती प्रेम की वस्तु भी नहीं थी, अब वह श्रद्धा का विषय हो गई है। जैसे जयशंकर प्रसाद सोचते थे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, उसी प्रकार प्रेमचंद भी नारित्व के गुणों को महत्व देते हैं। इसलिए लिखा उन्होंने, देखा जाए तो ये पंक्तियां मेहता की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उद्गार या विचार तो प्रेमचंद के ही है कि मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की प्रतिमूर्ति है, या नारी पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। समझिए। और तब उन्होंने लिखा कि यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाएं तो पुरुष महात्मा हो जाए, यानी नारी के गुण सेवा, त्याग, समर्पण, माया, ममता। किंतु पुरुष के गुण नारी में आ जाएं तो वह उल्टा हो जाए। पुरुष का जो सबसे बड़ा अवगुण है वो स्वच्छंदता है। यदि नारी भी स्वच्छंद हो जाए तो समाज टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, इसलिए प्रेमचंद नारी को नारी के रूप में देखना चाहते थे और तब मानते थे कि नारी समाज के लिए सीमेंट की तरह है। नारी के गुण, सेवा, त्याग, समर्पण, इन्हीं मूल्यों से समाज बंध सकता है। इसलिए मालती जो सतरंगे पंखों वाली तितली है, वह भीतर से मधुमक्खी भी है, यानी उसमें शहद है, ममता है, कहीं ना कहीं त्याग है, समर्पण है। और इसलिए मेहता के प्रति अंतिम रूप में अपने आप को सौंपती है। पुरुष को नारी अपना सब कुछ सौंप दे और उसके लिए बंदिनी हो जाए तो इसे यह मान लेना कि नारी कैद में है या आज की महिला सशक्तिकरण के लिए यह गड़बड़ है, यह छोटी सोच वालों का विचार हो सकता है। नारी पुरुष के प्रति अपने को सौंप दे और पुरुष एकाधिकारवाद त्याग करके, भोग त्याग करके अपने आप को नारी के लिए मिटा दे, गला दे, तो समझिए कि इसी जीवन से समाज का कल्याण हो सकता है। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को सौंपकर त्याग वृत्ति से ही जीवन, समाज, घर, परिवार और संसार की रक्षा संभव है। दोस्तों, यदि मेहता की बात करें तो मेहता देखा जाए तो एक अंतर्विरोध मूलक चरित्र है। क्यों? इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मेहता सभा में और भाषणों में तो कुछ कहते हैं, किंतु इनके भीतर के जो विचार हैं वह कहीं ना कहीं मध्ययुगीन पुरुषवादी मानसिकता से युक्त हैं। इसीलिए मेहता सैद्धांतिक बात तो करते हैं, किंतु व्यवहारिक पक्ष कुछ और है। और इन दोनों में अलग थलग पड़ जाने के कारण मेहता अंतर्विरोध मूलक है। इसलिए आलोचकों ने, जैसे मनमथनाथ गुप्त जैसे या और भी कुछ आलोचकों ने मेहता को ग्रंथ कीट कहा। कीट यानी कीड़ा, किताबी कीड़ा, जिसे पुस्तकीय ज्ञान तो है किंतु व्यवहारिक समझ की कमी है। मेहता कहीं ना कहीं जो सभाओं में कहते हैं कि नारी को तो या देवियों को तो स्वतंत्र रहना ही चाहिए, किंतु भीतर से पुरुषवादी मध्ययुगीन मानसिकता के शिकार है। और तब इसलिए कहते हैं कि मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की प्रतिमूर्ति है, जो अपनी बेजुबानी से, अपनी कुर्बानी से स्वयं को मिटाकर सिर्फ पुरुष मात्र की हो जाती है। देह तो नारी की ही रह जाती है, किंतु आत्मा पुरुष की हो जाती है। इसलिए मेहता कहते हैं कि मेरे लिए प्रेम सीधी साधी गौ नहीं, खूंखार सिंह है, जो अपने शिकार पर किसी और की नजर नहीं पड़ने दे सकता। देखिए, ये वही मेहता है जो कहीं ना कहीं नारी के लिए तो सतीत्व की कामना करते हैं, नारी को त्याग और समर्पण से जोड़कर देखना चाहती हैं, किंतु पुरुषों के लिए उन्मुक्त भोग की कामना करती हैं। और तभी मेहता कहते हैं अपनी भावी पत्नी के विषय में कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, इनके भाव स्पष्ट हैं। ये कहते हैं कि मैं उसे मार ही क्यों ना डालूं, उसकी आंखों में प्रतिहिंसा का भाव ना आए, मैं उसके सामने किसी अन्य स्त्री से ही प्रेम क्यों ना करूं, परंतु उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव ना आए। यानी नारी अपनी बेजुबानी और कुर्बानी से पूरी तरह स्वयं को मिटाकर पुरुष का हो जाए, किंतु पुरुष कैसा हो, वह उन्मुक्त भोगवादी हो, स्वच्छंदवादी हो। इसलिए मेहता कहीं ना कहीं अंतर्विरोध मूलक चरित्र है। इनकी कई ऐसी बातें हैं जो आपको मध्ययुगीन पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित नजर आ सकती हैं। दोस्तों, राय साहब का जब चरित्र चित्रण कीजिए तो प्रेमचंद के एक डायलॉग से कि राय साहब जैसे गुफावासी मनुष्य आज भी उसी बर्बर अंदाज में जीवित हैं, किंतु अपने को सभ्यता के आवरण में इन्होंने ढक लिया है। इनकी जो बातें हैं वो सतही तौर पर किसानों के लिए सहानुभूतिशील नजर आती हैं। होरी जैसे किसान इन्हें भ्रम के कारण बेशक धर्मात्मा मान लें, किंतु सच्चाई यह है कि राय साहब ना तो धर्मात्मा है, ना ही राय साहब किसानों के प्रति सहानुभूतिशील हैं। इनके इलाके में बेगार, डलिया, डांड, सगुन, ये परंपराएं बदस्तूर चलती आई हैं। शोषण का स्वरूप अभी भी वही है, सिर्फ इन्होंने चेहरे पर एक नकाब ढक लिया है। इसलिए प्रेमचंद ने लिखा भी इनके चरित्र को उद्घाटित करते हुए, कहते हैं राय साहब कि सिंह का काम शिकार करना है, यदि वह गुर्राने और नोचने के बजाय मीठी बोली बोलना सीख ले तो बैठे बैठाए मनचाहा शिकार उसे मिल जाएगा। होरी जैसे असामियों को अपने प्रेम जाल में या यूं कहें कि सहानुभूति भरे किंतु भ्रमपूर्ण शब्दों में बांध रखा इन्होंने, ताकि ऐसे असामियों के इलाके से ये सभी परंपराएं, शोषणकारी परंपराएं चलती रहें, डलिया मिले बेगार करते रहें, किसान इनके कहने में आए, इनकी बातों को मानते रहें। इसलिए धनुष यज्ञ पर कहते हैं, देखो होरी, तुम्हारे इलाके से कम 500 की उम्मीद है और किसानों पर तुम्हारा अच्छा प्रभाव है। किंतु ये वही राय साहब है, किसान या मजदूरों की मेहनत को भकोसने वाले। होरी के घर और खेत जब नीलाम होते हैं तो उन सब पर अकेली नजर राय साहब की है, सब कुछ हड़प जाना चाहती है।
ये वही राय साहब हैं जो ऊपर से तो दिखाते हैं कि किसानों के साथ या भारतीय स्वराज मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हैं, किंतु अंग्रेजों के पिट्ठू हैं ये, इसीलिए होम रूल से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अंग्रेजी व्यवस्था के पक्षधर हैं, उनके पिट्ठू हैं। और तब होम रूल आंदोलन से भी जुड़कर यानी अंग्रेजों की व्यवस्था से जुड़कर यदि देखें तो उसके होम लीडर भी बन जाते हैं। प्रेमचंद दर्शाना चाह रहे थे कि राय साहब जैसे जमींदार नौ सामंती मूल्यों को जीने को विवश हैं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अंग्रेजी शासन अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, इसलिए स्वराज मूवमेंट में यह शरीक होकर के जेल भी चले जाते हैं। किंतु इस बात से भी ये परिचित थे कि अंग्रेजों से बैर लेकर के पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता, अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों से बैर नहीं किया जा सकता। इसलिए अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजों को खुश करने के लिए उनकी संस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं। यानी देखा जाए तो दूरदर्शी हैं राय साहब, क्योंकि जमींदारों को मालूम था कि अंग्रेजी शासन में उनके एजेंट बनकर ही अपना भला किया जा सकता था, और अंग्रेजी शासन के खत्म होने पर कहीं ना कहीं स्वाधीनता आंदोलन से जुड़कर, जनता से जुड़कर, उनके सेवक के रूप में या एक यूं कहें मुखौटा धर्मी सेवक के रूप में अपने को साबित करके ही लोकतंत्र का नुमाइंदा बनाया जा सकता था। इसलिए राय साहब एक तरफ लोकतंत्र के मूल्यों का ढोंग करते हैं, किंतु वास्तव में राजधर्म का पालन करते हैं, या यूं कहें कि राजभक्ति उनकी जो है वह कहीं बढ़ चढ़कर है। दोस्तों, तो चरित्र चित्रण में इतने किरदारों के विषय में आपको छोटी छोटी बातों की चर्चा करनी पड़ेगी, और तब जाकर के आपका उत्तर तैयार होगा। कई बार एक या दो चरित्रों पर पूछ लिया जाता है, कई बार पूरा ही प्रश्न चरित्र चित्रण, अगर एक दो चरित्र तो होरी पर, धनिया पर, गोबर पर लिख करके भी आप उत्तर तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग गोदान कृषक जीवन के महाकाव्य के रूप में और कृषक त्रासदी के रूप में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक दो बातें हैं जो आज आपसे और शेयर करने का मन कर रहा है। पहली बात कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी इस गहनता के साथ कीजिए कि आपको इंटरव्यू वगैरह देने के लिए सोचना ना पड़े, क्योंकि जब भी हम मुख्य परीक्षा पर कम फोकस करते हैं तो याद रखिए पीटी भी हमारा क्लियर नहीं होता, यानी प्रारंभिक परीक्षा में भी हम मार खाते हैं। अब देखिए ढंग से जीएस परीक्षा या जीएस के लिए जो मुख्य आप तैयार करते हैं परीक्षा को, मेंस जीएस तैयार करते हैं, तो पीटी का कमोबेश 65 से 70% सिलेबस तैयार होता है। और यदि आपका कोई ऑप्शनल हिंदी साहित्य जैसा विषय है, आपका ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य है, इसको ढंग से पढ़िए ना दोस्तों, आपका निबंध अपने आप तैयार होगा। नीति शास्त्र में आपको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, बहुत सी चीजें अपने आप समझ में आएंगी। राइटिंग स्किल, आप इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। और साक्षात्कार के लिए जो आप लोग मॉक इंटरव्यू जहां तहां देने चले जाते हैं और लोग आपको सिखाते हैं ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये बताओ, वो बताओ, वो सिर्फ आपके मन का वहम है। आप याद रखिएगा, आपके मॉक इंटरव्यू के कोई भी प्रश्न वहां नहीं पूछे जाते, वहां कुछ और ही पूछे जाते हैं, और रैंडम जो मेंबर्स के जहन में प्रश्न आते हैं वो आपको देख करके पूछते हैं। इसलिए मेरा सीधा कहना है कि आप मुख्य परीक्षा को खूब अच्छी तरह तैयार करें, चाहे जीएस मेंस हो, चाहे हिंदी साहित्य, आप कोई भी ऑप्शनल मन से पढ़ेंगे तो हर ऑप्शनल सिलेक्शन देते हैं। हाँ, कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे हिंदी साहित्य थोड़ा रुचिकर भी है, जल्दी तैयार भी हो जाता है, और अंक सबसे अधिक दे रहा है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग बचपन से इसके बहुत से पहलुओं को सुना करके आते हैं, इसलिए और आसान होता है। तो मुख्य परीक्षा पर ज्यादा ध्यान दें। दोस्तों, इसी सिलसिले में हम लोग ये एक प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं, जिसे आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम कहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहिए, उत्तर लेखन अभ्यास कहिए। उत्तर लेखन प्रारूप तो क्या कहेंगे, क्योंकि पूरा उत्तर इसमें लिखित आपको मिल जाता है, इसलिए आप इसे प्रारूप न कहें, इसे समग्र उत्तर लेखन अभ्यास कहें। दोस्तों, हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि चाहे आप आईएएस की मुख्य परीक्षा दे रहे हो या पीसीएस दे रहे हो, गोदान के बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। यूं कहें कि गोदान के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, तो मोक्ष चाहिए तो गोदान जरूरी है। हाँ, मतलब उसको पढ़ना जरूरी है, और मोक्ष यानी सफलता। दोस्तों, गोदान पर एक बड़ा पारंपरिक ट्रेडिशनल प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है या गोदान महाकाव्य के रूप में। अब ये जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसे लेकर के हम लोग रटी रटाई बातें तैयार कर लेते हैं और फिर परीक्षा के पहले भूल जाते हैं, फिर नोट्स पलटने लगते हैं। जरूरत क्या है? इसको एक बार जहन में बैठाइए, बात अपने आप समझ में आएगी। दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको कुछ खास चीजों को याद रखने की जरूरत है, रटने की नहीं। जैसे सबसे पहली बात कि महाकाव्य के तत्व क्या क्या होते हैं। सामान्य तत्वों की यदि बात करें तो आप देखेंगे कि महाकाव्य के तत्वों में एक उदात्त श्रेष्ठ नायक होना चाहिए। महाकाव्य की जो कथा है वह भी उदात्त श्रेष्ठ हो, जो दो भागों में बटी हो, मुख्य कथा और प्रासंगिक कथा, जिसे आधिकारिक और प्रासंगिक कथा कहते हैं। यानी नायक भी श्रेष्ठ हो, एक श्रेष्ठ कथानक भी हो। तीसरी बात कि महाकाव्य का उद्देश्य भी उदात्त हो, उदात्त उद्देश्य जिसे आप लोक मांगलिक उद्देश्य कहते हैं, लोक मंगल की स्थापना हो उसमें। चौथी बात कि महाकाव्य वही है जो योगीन परिस्थितियों का भी बोध कराए। किसका बोध कराए? पांचवी बात कि उसकी जो शैली है, भाषा शैली, वह भी उदात्त हो। और नायक के अलावा यदि अन्य चरित्रों की बात करें तो उसके अन्य चरित्र भी उदात्त हो, उदात्त चरित्र या अन्य पात्र। दोस्तों, किसी भी महाकाव्य के ये तत्व होते हैं, हालांकि और भी तत्व हैं, जैसे उसमें मंगलाचरण हो, जैसे महाकाव्य सर्गों में विभाजित हो। और एक दूसरी बात कि दोस्तों, ये जो गोदान है, क्या आपको लगता है कि ये महाकाव्य है? ये गोदान तो एक उपन्यास है। गोदान क्या है? उपन्यास। और उपन्यास का अर्थ बृहत कथा, जबकि महाकाव्य, महाकाव्य कविता से बना शब्द है, बृहत कविता।
इसका मतलब है कि गोदान उपन्यास या कथा है और महाकाव्य कविता है। तो उपन्यास तो दोस्तों गद्य विधा है और महाकाव्य पद्य विधा है। समझिए, पहली बात, जब भी आप उत्तर लिखें तो यह दर्शाएं कि गोदान साहित्य की विधा के रूप में एक उपन्यास है और उपन्यास गद्य विधा है, जबकि महाकाव्य पद्य विधा है। समझिए, गद्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, यात्रा, वृतांत, जबकि कविता के दो भेद हैं, एक प्रबंधात्मक कविता, एक मुक्तक कविता। प्रबंधात्मक कविता के भी दो भेद हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य। संपूर्ण जीवन गाथा को लेकर जब कविता लिखी जाए एक तारतम्यता के साथ, एक क्रमबद्धता के साथ, तो ऐसी कविता को महाकाव्य, ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण जीवन गाथा को लेकर के जब कोई बृहद कविता, एक सर्गानुक्रम में क्रमबद्ध कविता लिखी जाए, महाजीवन की महागाथा, महाकाव्य। लेकिन जीवन के किसी एक खंड की क्रमबद्ध कविता लिखी जाए तो उसे खंडकाव्य। और मुक्तक क्या है? कोई भाव, 2 लाइन 4 लाइन किसी भाव पर लिख गए, प्रेम पर कोई कविता लिख गए, देश पर लिख गए, भ्रष्टाचार पर लिख गए, मुक्त, छोटी, स्वच्छंद, उन्मुक्त कविता, छोटे भावों की कविता। मतलब साफ है कि उपन्यास और महाकाव्य में पहला अंतर यह है कि उपन्यास गद्य है और महाकाव्य पद्य है। दोस्तों, ये जो महाकाव्य है वो सामंती समाज में लिखा जाता था, मध्यकालीन साहित्य की विधा है। सामंती समाज का क्या अर्थ है? मध्यकालीन। और गद्य या उपन्यास की शुरुआत आप ऐसे भी देखेंगे, हिंदी साहित्य में गद्य की शुरुआत आधुनिक काल में, आधुनिक साहित्य से ही गद्य साहित्य, इसलिए आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा। तो जो उपन्यास है वह आधुनिक साहित्य की विधा है, आधुनिक काल से जुड़ी हुई, समझते रहिएगा। यानी यदि महाकाव्य सामंती समाज की उत्पत्ति है तो जो उपन्यास है दोस्तों वह पूंजीवादी और समाजवादी समाज की उत्पत्ति है, यानी आज के समाज की। कुछ लोगों ने कहा कि मरते हुए सामंतवाद के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ, यानी सामंती समाज में महाकाव्य जैसी विधा थी क्योंकि समाज वैसा था, और उस सामंतवाद के खत्म होते ही, यानी अभी सामंतवाद मर ही रहा था और पूंजीवाद जन्म ले रहा था, ठीक उसी संक्रमण पर उपन्यास का जन्म हुआ। इसलिए आप गोदान को देखेंगे कि सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों के संक्रमण पर वो उपन्यास लिखा गया 1936। अभी सामंती समाज अपनी आखिरी सांसें ले ही रहा था और पूंजीवादी समाज एक जन्म लेकर शैशवावस्था में था, उस संक्रमण पर। दोस्तों, एक दो बातें और समझने लायक है कि जो महाकाव्य है उसमें पात्रों की योजना रहती है। पात्र क्या है भाई? जो उदात्त मूल्यों से युक्त हो, श्रेष्ठ मूल्यों से युक्त हो, आदर्श से भरा हो, उसे पात्र कहते हैं। लेकिन जब उपन्यास आया दोस्तों तो उपन्यासों में चरित्र आए। ये चरित्र, याद रखिए, आदर्श परक नहीं, ये उदात्त और श्रेष्ठ मूल्यों से युक्त चरित्र नहीं थे, बल्कि यथार्थवादी चरित्र थे। इसलिए चरित्र यथार्थ का वहन करते हैं, गुण चाहे अवगुण दोनों से परिपूर्ण, इनमें गुण भी अवगुण भी, नैतिक भी अनैतिक भी। आप चरित्र को समझने के लिए एक गाना से समझिए, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी, थोड़ी हमने सच्चाई है थोड़ी बेईमानी, अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है। समझिएगा कि जो चरित्र है वह अच्छे और बुरे दोनों मूल्यों से युक्त होता है। इसलिए गोदान उपन्यास का जो नायक है होरी, वह होरी 100% एक चरित्र है, पात्र नहीं है, क्योंकि ये वही होरी है जो दूसरी नारी की तो इज्जत करता है। बड़ी सभा में खान बने मेहता की बंदूक से वह मालती को उठा ले जाना चाहता है, बड़ी सभा में ये होरी करता नहीं, उसे उठाकर पटक देता है। लेकिन ये वही होरी है कि अपनी पत्नी को मारने से बाज भी नहीं आता। याद रखिए, यह वही होरी है जो दूसरों की हमेशा मदद भी करता है, अपने भाइयों की मदद करता है। जो भाई होरी की गाय को जहर देकर मार देता है उसी की गृहस्थी संभालता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हीं भाइयों से बांस की कटाई में 2-4 पैसे मार भी लेता है। इसका मतलब है कि ये होरी अच्छा भी है बुरा भी है। ये होरी भोला महतो की गाय ऐंठना चाहता है, इसलिए झूठ बोलकर झांसा दिखाकर कहता भोला महतो को कि तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, मेरी ससुराल में एक विधवा महिला है उससे तुम्हारी शादी करा देंगे, और झांसा देकर उसकी गाय ऐंठना चाहता है। किंतु जैसे जानता है कि भोला महतो के यहाँ भूसा नहीं है तो अपने ही सिर पर टोकरी भर भर के बेटे गोबर के साथ भोला महतो के यहाँ भूसा पहुंचाता है। समझने लायक है कि होरी 100% चरित्र है, वो पात्र नहीं है, गुण और अवगुण दोनों से युक्त है। इसलिए होरी का चरित्र कह सकते हैं अच्छाई और बुराई दोनों का संश्लेष है, सामान्य और विशिष्टता दोनों का समावेश है। होरी के चरित्र में बेईमानी भी छिपी है और मानवता भी। होरी को कह सकते हैं कि कहीं तो वह देवता प्रतीत होता है और कहीं कुछ हद तक काइयां, कुछ हद तक बेईमान भी। वह रुई में बिनौले मिलाने और पटसन को गीला करने से भी बाज नहीं आता, घर में पैसे होने पर भी कसम। किसान गिरह का पक्का होता है, या ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था में किसान को यूं कहें कि वह अपने कुछ व्यवहारिक मूल्यों से जुड़ा होता है। जैसे यदि दूध में पानी न मिलाए किसान तो उसका मन न माने, और यदि आपने पकड़ लिया तो वह कह सकता है कि ऐसे दूध दूहने और देने से पशु का थन जलता है, इसलिए पानी मिलाया। तो किसान स्वभाव से ही गिरह का पक्का होता है, एक स्वार्थी जीव है। होरी पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था का एक पारंपरिक किसान है, एक यूं कहें व्यवहारिक किसान है, जिसका चरित्र अच्छाई और बुराई दोनों का सामंजस्य है, संश्लेष है। तो दोस्तों देखिए, गोदान वस्तुतः एक उपन्यास है। उपन्यास गद्य विधा है। गद्य विधा की शुरुआत आधुनिक काल में हुई। यह गद्य विधा पूंजीवादी और समाजवादी समाज की उत्पत्ति है। लेकिन महाकाव्य इसके पहले लिखे जाते थे। महाकाव्य यानी बृहद कविता, कविता जब बृहद हो जाए तो महाकाव्य, कहानी जब बृहद हो जाए, जिसका फलक बृहद हो जाए तो उसे कहेंगे उपन्यास। महाकाव्य सामंती समाज की उत्पत्ति है, पद्य विधा है। यूं कह सकते हैं कि इसमें पात्रों का वहन किया जाता है, जबकि उपन्यास में चरित्रों का। तो दोस्तों ये उपन्यास और महाकाव्य के कुछ मूलभूत अंतर हैं, लेकिन यदि आप देखें तो दोनों में कुछ समताएं भी। क्या क्या? जैसे यदि गौर किया जाए
दोस्तों, तो आप देखेंगे कि उपन्यास और महाकाव्य के कई तत्व आपको समान दिखाई पड़ेंगे। क्या क्या? दोनों विधाएं, यदि आप बात करें उपन्यास और महाकाव्य दोनों की, तो दोनों विधाएं कथा फलक को लेकर विस्तृत होती हैं। दोनों की सबसे बड़ी क्षमता है कि भाई चाहे उपन्यास हो या चाहे महाकाव्य हो, दोनों की विधाएं या दोनों में विस्तृत कथा फलक की योजना रहती है। विस्तृत कथा फलक का अर्थ क्या है कि भाई दोनों की जो कहानी है वो बृहद होती है, दोनों में संपूर्ण जीवन झांकती है। इसलिए जो पहली समानता है, यदि समता के बिंदु देखें तो उपन्यास और महाकाव्य दोनों का कथा फलक विस्तृत होता है। कैसा होता है? विस्तृत। दोनों की कथा बृहद होती है, छोटी कथा नहीं होती। आपने देखा कि उपन्यास को बृहद कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपन्यास को बृहद कथा कहते हैं और महाकाव्य को बृहद कविता कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो पहली क्षमता है कि उपन्यास और महाकाव्य दोनों का कथा फलक विस्तृत होता है, एक दूसरी क्षमता होती है, दोनों अपने विभिन्न जीवन के प्रतिबिंब हैं। क्या क्या? उपन्यास भी, महाकाव्य भी। इसलिए आप देखेंगे कि गोदान का एक प्रश्न बनता है कि गोदान न केवल अपने युग का प्रतिबिंब है बल्कि आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी है। तो दोस्तों, समता के दो बिंदु हैं। क्या क्या? दोनों का कथा फलक विस्तृत होता है, दोनों अपने युग के प्रतिबिंब यानी अपने समय के समाज को पूरी तरह चित्रित करते हैं, उद्घाटित करते हैं। यदि आप उपन्यास गोदान को लें तो 1936 में लिखा गया और उसके विषय में कहा जाता है कि वह औपनिवेशिक भारत की निर्मम तस्वीर को उद्घाटित करता है कि किस प्रकार उस समय भारतीय समाज में एक तरफ कृषक यातना के शिकार थे तो दूसरी तरफ शहरों में मजदूर बेचारे घूट रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि गोदान में अपने समय के समाज में व्याप्त चौतरफा शोषण है, औपनिवेशिक शोषण, महाजनी शोषण, जमींदारी शोषण, पुरोहिती शोषण। दोस्तों, तो हम लोगों ने अंतर के तत्व देखे और अंतर में क्या देखा कि उपन्यास गद्य विधा है तो महाकाव्य पद्य विधा है। दूसरा अंतर क्या देखा कि महाकाव्य जहां सामंती समाज की उत्पत्ति है वहीं उपन्यास पूंजीवादी और समाजवादी समाज, यानी जो महाकाव्य है वो मध्ययुगीन साहित्यिक विधा है जबकि उपन्यास आधुनिक साहित्यिक विधा है। एक तीसरा अंतर भी देखा। क्या बताइए? कि जो महाकाव्य है उसमें पात्रों की योजना रहती है और पात्र कैसे होते हैं? आदर्शपरक, जबकि उपन्यास में चरित्रों का गठन किया जाता है और चरित्र कैसे होते हैं? यथार्थपरक, व्यवहारिक। तो अंतर, समता भी दर्शाया, अंतर भी दर्शाया। और प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों? गोदान महाकाव्य के रूप में। अब समझिए कि चूंकि दोनों का कथा फलक विस्तृत होता है, दोनों अपने विभिन्न जीवन का प्रतिबिंब उद्घाटित करते हैं, इसलिए फील्डिंग जैसे विद्वानों ने, क्या नाम था? फील्डिंग जैसे विद्वानों ने यह कहा कि उपन्यास गद्य महाकाव्य होते हैं। उपन्यास क्या होते हैं दोस्तों? गद्य महाकाव्य होते हैं। मतलब उपन्यास है तो गद्य, लेकिन महाकाव्य की तरह ही इसका कथा फलक बृहद जीवन से जुड़ा होता है, बृहद समाज से जुड़ा होता है और अपने समय के समाज को उद्घाटित करते हैं। दोस्तों, अब आइए, जब भी प्रश्नों को लिखें तो आलोचकों की बातों को भी याद रखिए। हिंदी साहित्य में देखिए, आपको बहुत सिद्धांत नहीं पढ़ना है या बाकी विषयों की तरह आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स पार्ट नहीं पढ़ना है, सैद्धांतिक मुद्दों को बहुत नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जो आलोचक है इनकी एक एक लाइन की पंक्ति आपके पूरे सिलेबस को डिफाइन करती है। इसलिए आलोचकों की पंक्तियों को, बहुत छोटी छोटी तो पंक्तियां हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण और दीपक दोनों है। समझिए, गोदान न केवल कृषक जीवन का महाकाव्य अपितु समस्त भारतीय जीवन का महाकाव्य। छोटी छोटी पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों से उत्तर बनती हैं, उत्तर बनते। इसलिए आलोचकों की बातों को आप ध्यान में रखें। यदि बात करें आचार्य नंद बिहारी वाजपेयी की, तो उन्होंने कहा कि गोदान जिस प्रकार टॉल्स्टॉय की रचना वार एंड पीस एक महाकाव्यात्मक रचना है और उसका कथा फलक जिस प्रकार विस्तृत है, गोदान उस प्रकार महाकाव्यात्मक रचना नहीं है और न ही इसका कथा फलक विस्तृत है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आचार्य नंद बिहारी वाजपेयी उस समय के सबसे बड़े आलोचक थे। इन्हें स्वच्छंदतावादी या छायावादी आलोचक भी आप मान लें। अब आप एक और रूप में समझें कि जो छायावादी आलोचक होगा भला वह प्रेमचंद को बहुत पसंद नहीं करेगा, क्योंकि प्रेमचंद प्रगतिशील रचनाकार ठहरे। हालांकि आरंभ में उन पर भी गांधीवाद का प्रभाव था, लेकिन फिर धीरे धीरे मार्क्सवाद की ओर बढ़ गए। तो नंद बिहारी वाजपेयी ने प्रेमचंद के गोदान को महाकाव्यात्मक रचना की श्रेणी में नहीं माना। यदि बात करें दोस्तों महाकाव्य की शर्तों की, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले शर्तों को बोर्ड पर देखा था, क्योंकि यहाँ मेरे पास स्थान का अभाव था इसलिए उसे मिटा दिया। आप देखें वीडियो को रिवर्स करके या आप उतारे होंगे कि महाकाव्य की शर्तों में पहली शर्त कि उसका नायक उदात्त हो, दूसरी शर्त कि उसमें जो कथानक हो वो भी उदात्त हो और आधिकारिक प्रासंगिक कथा में बटी हो, तीसरी बात कि उसमें उद्देश्य भी उदात्त हो, लोक मांगलिक उद्देश्य हो, चौथी बात कि उसकी भाषा शैली भी श्रेष्ठ हो, उदात्त हो, अपने विभिन्न जीवन को उद्घाटित करे और अन्य चरित्र भी उसके उदात्त श्रेष्ठ हो। यदि महाकाव्य की शर्तों पर हम बात करें और तब परीक्षा करके देखा जाए कि क्या गोदान महाकाव्य की शर्तों को धारण करता है। दोस्तों, जो पहली शर्त है कि महाकाव्य का नायक जो होता है वह उदात्त नायक होता है, यानी श्रेष्ठ होता है। ऐसे समझिए, उदात्त नायक का अर्थ जो उच्च कुल में उत्पन्न हो, धीर हो, गंभीर हो, वीरोत्तम हो, नैतिक हो, आदर्शवान हो, शीलवान हो, मर्यादित हो। क्या वास्तव में गोदान का नायक होरी ऐसा उदात्त है? हम गोदान को कहना चाह रहे हैं कि गोदान एक महाकाव्य है। आप चाहे कृषक जीवन का महाकाव्य कह ले या गोदान महाकाव्य है, किसी भी रूप में इस प्रश्न को आप उठाएं। तो महाकाव्य की तो पहली शर्त होती है कि उसका नायक कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है, उदात्त होता है। लेकिन होरी उदात्त नहीं है। होरी एक यथार्थपरक स्वाभाविक किसान है, यूं कहें ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था में पलने वाला एक पारंपरिक किसान है।
जो कहीं होशियार भी है, कहीं ईमानदार भी है, कहीं बेईमान भी है। होरी पूरी तरह देवता नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि होरी पूरी तरह राक्षस है। वह एक आस्थावान पीढ़ी का किसान है, जरूरत पड़ने पर झूठ भी बोलता है, क्रोध में आकर पत्नी को पीटता भी है। मानवतावादी हृदय का परिचय देते हुए अंतरजातीय विधवा विवाह जो उसका पुत्र करता है गोबर झुनिया से, उसे स्वीकार भी करता है। सिलिया जो चमार जाति की, उसे घर में शरण भी देता है, भोला के यहाँ भूसा पहुंचा देता है। गांव के कई किसानों की वह किसी न किसी रूप में मदद भी करता है। यहाँ तक कि मेहता जो खान बन करके आया, उसके हाथ में बंदूक है, उस बंदूक से भी नहीं डरता। और राय साहब के यहाँ जो धनुष यज्ञ का अवसर है, उस पर वह मालती को बचाता है। खान बने मेहता को उठाकर भूमि पाट पटक देता है। भाइयों से बांस की कटाई में बेईमानी करता है, लेकिन उन्हीं भाइयों की खेती का बोझ, गृहस्थी का भार संभालता है। ये होरी है 100% यथार्थ परक नायक, एक स्वाभाविक किसान जिसके लिए स्वार्थ स्वभाव में भरा हुआ है। इसलिए यदि आप कहें कि महाकाव्य के नायकों की तरह होरी उदात नहीं, तो पहली शर्त देखें, पहला तत्व देखें कि महाकाव्य का नायक उदात होता है। इस शर्त पर होरी खरा नहीं उतरता। दोस्तों, महाकाव्य का दूसरा तत्व होता है, या उसकी दूसरी शर्त होती है कि महाकाव्य का कथानक भी उदात होता है और आधिकारिक तथा प्रासंगिक कथा में बटा होता है। यानी महाकाव्य की जो कथा होती है उसमें एक मुख्य कथा चलती रहती है और एक गौण कथा चलती रहती है, लेकिन अंततः दोनों कथाएं मिलकर पूरक का काम करती हैं। दोस्तों, अब यदि बात करें गोदान की, तो गोदान में एक ग्रामीण कथा है और एक शहरी कथा है। दोस्तों, कुछ आलोचकों ने तो ये मान लिया कि गोदान में शहरी कथा बेमतलब है। जैसे नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि गोदान की ग्रामीण और शहरी कथा एक बड़े से मकान के दो खंडों की तरह है और उन दो खंडों में रहने वाले सदस्यों की तरह है, जिसके सदस्य कभी आते जाते एक दूसरे से बेशक टकरा जाएं, लेकिन उनके बीच कोई स्थायी संबंध नहीं बन पाता। यानी दोनों अलग अलग ही रहते हैं। यानी गोदान की ग्रामीण कथा और शहरी कथा अलग अलग ही है। दोस्तों, इंद्रनाथ मदान जैसे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गोदान में शहरी कथा बेमतलब है, इसे निकाल दिया जाए। प्रेमचंद को चिट्ठी भी लिखी गई थी कि आप शहरी कथा को गोदान से निकाल दें, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही कुछ आलोचक ऐसे हैं दोस्तों जो इस बात को कहते हैं। अगर आपने डॉक्टर नेमीचंद्र जैन वगैरह का नाम सुना है, यदि आपने जैनेन्द्र कुमार वगैरह का नाम सुना है, तो ये कुछ ऐसे आलोचक हैं जो कहते हैं कि गोदान की शहरी कथा ग्रामीण कथा से अलग नहीं। गोदान में गांव के उजड़ने से ही शहर बसे, यानी गोदान के शहर हठात नहीं आए। लाखों हजारों गोबरों के अपनी खेती से उखड़ने के बाद शहर बसे, यानी गोदान के शहर गांव से अलग नहीं है। गोदान की ग्रामीण कथा का ही रूप शहरी कथा है। दोस्तों, ये वही आलोचक है जो मानते हैं कि गोदान में ग्रामीण कथा और शहरी कथा नदी के दो कगारों की तरह है। कगार समझते हैं ना, पाट, जिसके भीतर होकर संपूर्ण भारतीय जीवन की नदी धारा बहती है। यानी यदि 1936 के भारत को दर्शाना था तो 1936 का भारत एक तरफ ग्रामीण स्तर पर उजड़ रहा था, गांव की जनसंख्या विस्थापित हो रही थी धीरे धीरे और शहर आबाद हो रहे थे। जैनेन्द्र कुमार को लिखना पड़ता है कि आखिरकार होरी उसी सड़क पर दम तोड़ता है जिस सड़क से होकर उसका पुत्र गोबर शहर जाता है। यानी ये अंग्रेज औपनिवेशिक मानसिकता के लोग, साम्राज्यवादी शक्तियां गांव का दोहन करके, गांव को उजाड़ करके ही शहर बसा रही थी। और अब आप ऐसे समझिए, मिस्टर खन्ना एक चीनी मिल चलाता है, उससे पहले मिस्टर खन्ना एक बैंकर है। देखिएगा किस प्रकार से बातें मिली हुई हैं। मिस्टर खन्ना बैंक के पैसे को अपने एजेंट झिंगरी सिंह को देता है। किसे देता है? और वह झिंगरी सिंह उन पैसों को गांव के किसानों को सूद पर देता है। देखिएगा किस प्रकार मिस्टर खन्ना आरंभ में एक बैंकर है, बैंक के पैसे को एजेंट झिंगरी सिंह को देता है, जो गांव के किसानों को ऋण के रूप में सूद पर पैसे बांटता है। किसानों से जो सूद आता है दोस्तों, वो पूंजी का काम करता है। यदि किसान समय पर सूद नहीं चुका पाते तो झिंगरी सिंह खेत में उनकी लहलहाती खड़ी फसल को खेत से ही कटवा लेता है या खलिहान से तुलवा लेता है। अब समझिए, यदि गन्ने की फसल है तो कच्चा माल, और सुबह से शाम तक होरी जैसे परिवार के 5 सदस्य जी तोड़ मेहनत करते हैं। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ आते आते घर में अनाज का एक दाना नहीं। खाने वाले 5-5 पेट, परंतु घर में अनाज नदारत। भर पेट ना सही, आधा पेट ही सही, दोनों वक्त ना सही, एक जून ही सही, भला भूखे पेट निराहार कोई कई दिन जी सकता है। जब ऐसी दशा हो, इस प्रकार अन्ना भाव हो, तो होरी जैसे किसानों के बेटे गोबर, ऐसे कृषक पुत्र गोबर भला गांव में क्या करते? ये उजड़कर शहर में मजदूरी करने पहुंच जाते। कहां? मिल में। किस मिल में? चीनी मिल में। चीनी मिल या इस प्रकार की मिलें कैसे विकसित हुई होंगी? गांव के किसानों से सूद वसूल कर पूंजी के रूप में, उनके गन्ने को उनसे हड़प करके कच्चे माल के रूप में, और दोस्तों उन्हीं के उखड़े हुए, उन्हीं के बर्बाद हुए बच्चों को जबरन मजदूर बनने को विवश करके। यानी सस्ते श्रमिक, मजदूर, कच्चा माल और पूंजी, यही तो 3 चीजें चाहिए किसी उद्योग के लिए। शहर में अगर उद्योग खड़े हैं तो गांव को ही उजाड़ कर। प्रेमचंद दर्शा रहे थे कि गोदान में शहर यूं ही नहीं आए, ये तो लाखों हजारों गोबरों के अपनी खेती से उखड़ने से आए। गोदान में शहर की जो ऊंची ऊंची अटालिकाएं हैं, जो शहरी शान है, जो शहरी अय्यासी है, वो गांव के किसानों की सिस्कियों पर विकसित हुई है। उन किसानों की आंखों पर शहरी लोगों के ऐश हैं, मौज हैं। यानी देखा जाए तो कथा के स्तर पर गोदान की कथा, ग्रामीण कथा, शहरी कथा, बेशक ग्रामीण कथा मुख्य कथा है, लेकिन शहरी कथा अलग नहीं, दोनों मिलकर एक पूर्ण कथा बनाती हैं और दर्शाती हैं कि होरी जैसे किसान यदि ग्रामीण स्तर पर कहीं न कहीं औपनिवेशिक महाजनी, पुरोहिती और जमींदारी शोषण के शिकार थे, तो होरी के बेटे गोबर जैसे मजदूर शहरी स्तर पर उसी पूंजीवादी शोषण के शिकार थे। शोषण के केंद्र में पूंजीवाद था, औपनिवेशिक शोषण था, ग्रामीण स्तर पर भी, शहरी स्तर पर भी। गांव में तो सिर्फ आप कहीं जमींदार और महाजन थे कौन?
अंग्रेजों के एजेंट थे, यानी औपनिवेशिक एजेंट का काम कर रहे थे। शोषण तो एक ही था दोस्तों, तगड़ा, वो है औपनिवेशिक। इसलिए गोदान में ग्रामीण और शहरी कथा अलग नहीं, बल्कि अपने समय के समाज के औपनिवेशिक शोषण के मुकम्मल तस्वीर को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। न केवल अपने समय के समाज का प्रतिबिंब, इसकी कुछ कथा ऐसी भी है, इसमें कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जो आने वाले भारत की प्रसव पीड़ा, आज आप देखें तो लिविंग रिलेशनशिप, विवाह जैसी संस्थाओं का खत्म होना, यदि आज आप देखें तो पारिवारिक तनाव, घरेलू हिंसा, यदि आज आप देखें तो पीढ़ी संघर्ष, बाप बेटे का नहीं निभना, ये सारे प्रसंग 1936 के गोदान में है। इसलिए गोदान में प्रेमचंद ने अपने समय के 200 वर्ष पश्चात भारत की समस्याओं को पहले ही उद्घाटित कर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो बेशक गोदान का नायक श्रेष्ठ नहीं है, महाकाव्य की तरह नहीं है, लेकिन इसकी जो कथा है वो कहीं ना कहीं महाकाव्यात्मक झलक प्रस्तुत करती है। ग्रामीण और शहरी कथा अलग अलग नहीं है, दो कगारों की तरह जिनके भीतर संपूर्ण भारतीय जीवन धारा बहती है। अब इसलिए एक बात और बोलिए मेरे साथ, गोदान न केवल कृषक जीवन का महाकाव्य है, बल्कि संपूर्ण भारतीय जीवन का महाकाव्य है। कुछ बात याद आ रही है दोस्तों? महाकाव्य की एक तीसरी शर्त होती है उदात्त उद्देश्य, लोक मांगलिक उद्देश्य। आप देखें तो कहीं ना कहीं गोदान में महाकाव्यों की तरह सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है। बेशक होरी इसका नायक एक अनपढ़, एक स्वाभाविक किसान, एक स्वार्थी किसान है जो यत्र तत्र आपको बेईमान भी नजर आए, लेकिन यह वही होरी है जिसके भीतर सबके मंगल का भाव भरा है। यह होरी कहता है कि 100 को दुगला करके तब कोई एक मोटा होता है। यह भी कोई सुख है? अरे सुख तो तब है जब सभी सुखी हों, सभी मोटे हों। ये वही होरी जो अपने शोषण के लिए किसी को दोष नहीं देता, कहता है पिछले जन्म में हमने कुछ संचित नहीं किया तो इस जन्म में भोगे क्या। याद रखिए, इसे आप होरी का नियतिवाद कह लें, किंतु ये होरी समाज का दुश्मन नहीं है। अपने शोषण के बीच भी ये होरी सामाजिक मूल्यों का निर्वाह करता है, संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था का निर्वाह करता है, बिरादरी पंचायत का निर्वाह करता है, धर्म विरोधी नहीं। लिखते हैं प्रेमचंद, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। यदि ठाकुर या बनिए के पैसे होते तो कोई बात नहीं, मगर ब्राह्मण की एक पाई भी दब गई तो हड्डी फोड़ कर निकलेगी, वंश में चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। समझिए, ये होरी किसी का विद्रोही नहीं है, ये होरी किसी का शत्रु नहीं है। हजारों परेशानियां हैं, भूखमरी है, घर गिरने को है, बैल इसके छीन जाते हैं, गाय मर जाती है, कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी होरी सामाजिक मूल्यों का निर्वाह करता है। ये होरी बड़ी बेटी सोना की शादी कर्ज लेकर करता है। यह जानता है कि कन्यादान का मोल क्या है। और यह बात अलग है कि इसी होरी को विवश होकर अपनी छोटी बेटी रूपा को अपने से भी अधिक उम्र एक अधेड़ व्यक्ति राम सेवक के हाथों बेचना पड़ता है। लगता है जैसे किसी ने इसे बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया हो, और जो आता है इसके मुंह पर थूक कर चला जाता है। इसलिए आप जब प्रश्न लिखते हैं कि गोदान कृषक त्रासदी का नाटक भी है, लेकिन इस त्रासदी के बीच भी इसमें महाकाव्य की कुछ झलकें उपस्थित हैं। ये होरी विद्रोही नहीं है, ये होरी समाज का रक्षक है। इसलिए कहता है जब अपने ही खेतों में यह बंधुआ मजदूर हो जाता है तो वहां भी यह विद्रोह नहीं करता। कहता है किसान यदि बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है, और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। और फिर सुनिए, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं। मतलब कि होरी जैसे नायक के मन में हर स्तर पर लोक मंगल है, और इसलिए वह पूरे समाज की रक्षा का सपना देखता है। वह किसी का नुकसान नहीं चाहता, वह किसी को भूखे नहीं देख सकता। इसलिए सिलिया को भी घर में शरण देता है, और जब झुनिया का हाथ थाम कर गोबर भाग लेता है तो उसे विपत्ति नहीं मानता झुनिया को, बल्कि घर में बहू का दर्जा देता है। इसलिए होरी जैसे किसान मूल्यों के वाहक और मूल्यों के रक्षक चरित्र होते हैं। उनके मन में सबके मंगल का भाव होता है। कहता है इसीलिए कि 100 को दुगला करके तब कोई एक मोटा होता है। अरे सुख तो तब है जब सभी मोटे हों। ये जानता है होरी कि इससे दुखी कोई नहीं। वह कहता भी है कि भाई आज के जमाने में मोटे तो वो होते हैं जिन्हें न रहने की चिंता हो, न मर्जाद की सोच। वह कहता भी हम इस जन्म में राजपाट नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, बस मोटा झोटा खाना, मोटा झोटा पहनना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। ये होरी जानता है अपना काम भी निकालना है, इसलिए कहता है जब अपनी गर्दन दूसरों के पांव तले दबी हो तो कुशल तलवे सहलाने में ही है। इन सब के बावजूद होरी मूल्यों का विरोधी नहीं। और याद रखिए, जो भी मूल्यों की रक्षा का भाव लेकर के आए वह समाज का रक्षक होता है, वही व्यक्ति मर्यादित होता है। राम ने यदि मजलूमों की रक्षा का भाव मन में पाला, यदि परिवार की रक्षा, माता चाहे भी माता ही क्यों न हो, वह सौतेली ही क्यों न हो, घर से निकाल ही क्यों न दे, वनवास ही क्यों न दे, चाहे भाई सौतेले ही क्यों न हो, उनके लिए राजपाट त्यागना ही क्यों न पड़े, राम संबंधों को कभी खारिज नहीं करते। इसलिए राम का चरित्र ही लोक मांगलिक है। तो जो मूल्यों की रक्षा करे वह लोक मांगलिक होता है। तुलसी समाज के मूल्यों को गाली नहीं देते, उनकी रक्षा करते, इसलिए लोक मांगलिक। गांधी समाज के मूल्यों और परंपराओं की हत्या नहीं चाहते थे, इसलिए गांधी लोक मांगलिक। देखिए, गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था की वकालत करते थे, इसलिए आश्रम व्यवस्था के पक्षधर साबरमती आश्रम। गांधी जानते थे कि राम राज से ही समाज में अनुशासन विकसित हो सकता है। मूल्यों और परंपराओं की रक्षा कहीं ना कहीं लोक मंगल का भाव लेकर आती है, इसलिए होरी उन मूल्यों की रक्षा चाहता है। और वहीं यदि देखा जाए उसका बेटा गोबर, तो वह विद्रोही पीढ़ी का मजदूर है। वह संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में आस्था नहीं रखता। वह कहता है अपने पिता के बारे में कि दादा भी चाहते हैं कि बेटियों का ब्याह मैं करूं, उनका लगान मैं चुकाऊं, आखिर मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। समझिए, वह पंचायत और बिरादरी को अदालत में देख लेने की धमकी देता है। वह किसी को नहीं छोड़ता, होली के अवसर पर सबका स्वांग रचता है। समझिए, होरी जहां पारंपरिक पीढ़ी का किसान है इसलिए समाज के मंगल की कामना रखता है, लेकिन जो विद्रोही पीढ़ी का गोबर है वह समाज को लात मारता है। मिर्जा खुर्शीद जिसकी बदौलत वह शहर में खोमचे लगाता है, कौन? गोबर। जब वही एक बार शराब के लिए पैसे मांगता है तो रहते हुए भी गोबर उसे पैसे नहीं देता।
जो गोबर खुद गांव में देखता है कि महाजनों के कारण उसकी क्या बदहाली हुई है, उसके पिता की क्या दुर्दशा है, वही गोबर शहर में आकर के छोटा मोटा महाजन बन जाता है। इसका मतलब कि आज की जो विद्रोही पीढ़ी है उसके मन में समाज के लिए भाव नहीं है, वह पूरी तरह व्यक्तिगत भाव में जीता है। वह समाज के मूल्यों को नहीं चाहता। कहता भी आज की विद्रोही पीढ़ी का व्यक्ति कि मैं समाज को जूते की ठोकर पे रखता हूं, लेकिन होरी जैसे पारंपरिक किसान, होरी जैसे ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था के किसान मूल्यों की हत्या नहीं कर सकते। इसलिए उसके मन में कहीं ना कहीं लोक मंगल का भाव है। वह अपनी दुर्दशा के बीच भी दूसरों का नुकसान नहीं चाहता। बेशक भोला महतो की गाय ऐंठ कर लाता है, लेकिन वह विरोध नहीं करता बैल खुल जाने का। वह जानता है कि भोला महतो ने मजबूरी में गाय दी है, भूसे का अभाव है, इसलिए भूसा पहुंचा भी आता है। तो दोस्तों, इस उपन्यास में लोक मांगलिक उद्देश्य है जो कहीं ना कहीं से महाकाव्य की तरह प्रतीत कराता है। दोस्तों, एक चौथी बात है कि युगीन परिवेश का उद्घाटन करे वो महाकाव्य है। तो अभी इस पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार गोदान में पूरा युगीन परिवेश है, चौतरफा शोषण है, कृषकों की त्रासदी है, मजदूरों की यातना है, ग्रामीण और शहरी दोनों कथाएं मिलकर उस समय के पूरे औपनिवेशिक भारत के निर्मम दस्तावेज को प्रस्तुत करती हैं। तो जाहिर सी बात है इस स्तर पर भी कहीं ना कहीं महाकाव्य है। अब एक पांचवी बात की महाकाव्य में जो शैली है वो उदात्त होती है, उसकी तत्समनिष्ठ भाषा होती है, उसमें रस छंदों का प्रयोग। जाहिर सी बात है कि गोदान महाकाव्य नहीं, इसलिए आप इसमें अलंकारों को नहीं ढूंढ सकते, छंदों को नहीं ढूंढ सकते। तत्समनिष्ठ भाषा की यदि बात करें तो गोदान के ज्यादातर पात्र ग्रामीण हैं और प्रेमचंद के पात्र याद रखिए जीवंत चरित्र हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने कहा था कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूं और उपन्यासकार का काम चरित्रों का रहस्योद्घाटन है। इसलिए प्रेमचंद के जो चरित्र हैं बड़े स्वाभाविक हैं, वो कठपुतली नजर नहीं आते, उन्हें मानो एक पिता की तरह स्वाभाविक रूप में पलने देती हैं। इसलिए प्रेमचंद कहते हैं कि मैं अपने चरित्रों को बच्चों की तरह मानता हूं। तो स्वाभाविक चरित्रों को दिखाने के लिए चरित्रों के अनुरूप ही उनकी भाषा भी है, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि सभी पात्रों की भाषा, यदि शहर के पात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनकी भाषा तत्समनिष्ठ भी है। यदि आप देखें तो मिस्टर मेहता जो एक प्रोफेसर है, उनकी भाषा तत्समनिष्ठ है, नारी पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। समझिए, पुरुष का प्रेम सीधी साधी बहू नहीं खूंखार सिंह है, तो ऐसी भाषा है। लेकिन वही जब धनिया जैसे ग्रामीण पात्र, यदि उनके संवाद देखें तो तद्भवनिष्ठ है, देशजनिष्ठ है। वह कहती है कि तू चल चल के बैठ घर में, मैं देख लूंगी तेरे दद्दा भैया को। वह कहती है कि महाराज वही काम बड़े करें तो इससे उनकी नाक नहीं कटती, छोटे करें तो नाक कट जाए। वह कहती है कि जेहल जाने से सुराज नहीं मिलेगा, डेढ़ा लो, सवाई लो, घुस घास लो, ऊपर से सूरज, स्वराज के लिए सूरज। तो जाहिर सी बात है, कहती चाहे कितना भी कतर क्यों ना करो, चाहे कि पैसे को दांत से क्यों ना पकड़ो, कितना भी पेट तन क्यों ना जारो, मगर यह लगान है कि बेबाकी नहीं होता। तो इस उपन्यास की जो भाषा है वास्तव में खड़ी बोली है, जिसमें पात्रों के अनुकूल तत्सम तद्भव देशज सभी प्रकार के शब्द हैं। यह कह सकते हैं कि उपन्यास की भाषा उत्तर भारतीय ग्रामीण और शहरी परिवेश को उद्घाटित करने वाली एक समग्र प्रारूपिक भाषा है जो महाकाव्य की भाषा के ही समतुल्य है। तो गोदान बेशक उपन्यास है, इसके कुछ तत्व महाकाव्य से मेल नहीं खाते, परंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जो महाकाव्य से मेल खाते हैं। क्योंकि इस उपन्यास में सिर्फ कृषकों की त्रासदी नहीं है, शहरी परिवेश में जीने वाले मजदूरों की भी यातना है। कहता है मिस्टर मेहता किसको, मिल मालिक खन्ना को, कहता है कि तुम्हारे ये मजदूर जिन गंदे बदबूदार बिलों में रहते हैं, वहां तुम 1 मिनट भी जाओ तो कई हो जाए। ये जो खाना खाते हैं उसे तुम्हारा कुत्ता भी ना खाए, और ये जो कपड़े पहनते हैं उससे तुम अपना जूता भी ना साफ करो। समझिए, गोदान में सिर्फ किसानों की यातना नहीं है दोस्तों, बल्कि मजदूरों की भी दुर्दशा है। गोदान अपने समय के संपूर्ण भारतीय जीवन का महाकाव्य है, सिर्फ कृषक जीवन नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय जीवन गाथा का महाकाव्य है। कितनी बात समझ में आई? 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, कलम लेकर लिख डालिए, और फिर भी ना समझ में आए तो जिंदा हूं। इसलिए कहता हूं कि मीन्स खूब बढ़िया तैयार करेंगे आप तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी ना निबंध लिखने में। अब इसके डायलॉग अगर याद करें तो निबंध छूटेगा आपसे। ये छोटी छोटी बातें देखिए, आज लोक मंगल पर आपको कितनी बातें सुनने को मिली। क्यों गांधी लोक मांगलिक है, क्यों राम मर्यादित है? याद रखिए, परंपराओं का विद्रोही कभी भी समाज का प्रेमी हो ही नहीं सकता। परंपराओं को बदल करके आप समाज नहीं बचा सकते, इसलिए जरूरत है परंपराओं के संशोधन की। आप दूसरा समाज लाएंगे नहीं, ये जो समाज है इसी को आपको संशोधित करना होगा। इसलिए दोस्तों, हमारे समाज में जो पुनर्जागरण है या यूं कहें पुनरुत्थान है, उसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए आप परंपराओं का संशोधन कर सकते हैं, परंपराओं को बदल नहीं सकते। आप बहुत प्रगतिशील है, बहुत प्रोग्रेसिव है, तो क्या नाक से खाइएगा? अरे मुंह से खाइए, 5 उंगली मुंह में डालने की जगह 1 उंगली निकाल के आराम से खाइए। परंपराओं का संशोधन ही लोक मंगल है। परंपराओं को खत्म नहीं कर सकते। एक उपन्यास आपके सिलेबस में है महाभोज, उसमें विशु का पिता हीरा है जो विद्रोही पीढ़ी का नहीं है, पारंपरिक पीढ़ी का है। उसके बेटे की हत्या हुई है, वह जानता है हत्यारा कौन है, फिर भी कहता है कि सरकार मजदूरों के हड़ताल पर चले जाने से खेती का जो नुकसान होता रहा, यानी खेती का जो नुकसान हो रहा था उसे कोई कैसे सह सकता है, उसे भला कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अपने बेटे की हत्या को वह भूल जाता है, उसे याद है तो कृषि का नुकसान। यह है परंपरा की रक्षा। व्यक्तिगत कुर्बानी देकर ही समाज की रक्षा हो सकती है। राम ने व्यक्तिगत जीवन की कुर्बानियों को देकर, जीवन की त्रासदी को झेल कर ही मर्यादा की रक्षा की। और निराला के राम आपके सिलेबस में अपनी दाईं आंख को शक्ति के चरणों में अर्पित करने को तत्पर हो जाते हैं। आंख को चढ़ाने वाला, आंख निकाल कर न्यौछावर करने वाला ही राम हो सकता है। सिर्फ अपने लिए जीना तो व्यक्तिवाद है, स्वार्थ है। इसलिए गोबर जैसे आधुनिक पीढ़ी के, विद्रोही पीढ़ी के मजदूर अपने लिए जीना चाहते। वह शहर में भी किसी की रक्षा नहीं कर पाता, पत्नी को पीटता है, बेटे को भी नहीं बचा पाता, उसका पहला बेटा मर जाता है। मालती भी आरंभ में देखें तो वह स्वार्थी है, व्यक्तिवादी है। इसलिए वह ना तो प्रेम की वस्तु है ना श्रद्धा का विषय। नेता भी उसे उपेक्षित निगाहों से देखता है, किंतु वही मालती जब समाज को अपना मानती है तो लोक मंगल के भाव से भर जाती है।
वही मालती गरीब महिलाओं की सेवा करने लगती है, गरीब बस्तियों में जाकर उन्हें जागरूक बनाती है, मुफ्त में इलाज करती है। अब ये वही मालती है जो गोबर के बच्चे मंगल को अपना बेटा मानकर उसे पालती है। अपने लिए जीना स्वार्थ है, समाज के लिए जीना ही लोक मंगल। तो कहीं ना कहीं इस उपन्यास में होरी के जो भाव हैं वो लोक मांगलिक है। आसान है। ये निबंध का एक मुद्दा हो सकता है आपसे कि समाज परिवर्तन का विषय नहीं है, समाज संशोधन का विषय है। परंपराओं को बदल के हम नहीं जी सकते, परंपराओं को संशोधित करके जी सकते। इसलिए पिछले साल का निबंध अतीत जीवन का आयाम है और अतीत से प्रेरणा ही नवजागरण है। हम अतीत से ही चालित हैं, अतीत से ही प्रेरित हैं। तो मैं उम्मीद करूं बातें समझ में आई। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों, बने रहिए, सुनते समझते रहिए। कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो आईना भी दिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, आना लगभग अनिवार्य रहता है। गोदान के प्रश्नों में एक बड़ा ही चर्चित और यूं कहें कि एक पारंपरिक सा प्रश्न है, कई वर्षों से पूछा भी गया और आगे भी संभावनाएं बनी रही हैं। और वह प्रश्न है, गोदान कृषक जीवन की त्रासदी का नाटक है। जरा शब्दों को पकड़िएगा, गोदान कृषक जीवन की त्रासदी का नाटक है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? दोस्तों, इसी मुद्दे को और भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे गोदान की केंद्रीय समस्या ऋण की समस्या। इस कथन की समीक्षा करें। गोदान की केंद्रीय समस्या ऋण की समस्या। इसी प्रश्न को थोड़ा और घुमा करके पूछा जा सकता है कि गोदान कृषक पीड़ा या कृषकों के अंतहीन आंसुओं का उपन्यास है, या गोदान में आंसू के सतत छींटे दिखाई पड़ती हैं तो कृषकों की पीड़ा। इस पर भी पूछा जा सकता है। थोड़ा और घुमा करके जो आजकल आप देखें अप्लाइड जो प्रश्न बन रहे हैं, एक और मुद्दा पूछा जा सकता है, किस प्रकार गोदान आज भी प्रासंगिक है। तो आइए दोस्तों, कुछ संकल्पनाओं की बात करें जिस पर ये आपका उत्तर निर्भर करेगा इस प्रश्न का। कि एक तो पहली बात पूछा गया, गोदान नाटक। याद रखने लायक बात है कि गोदान उपन्यास है। फिर भी प्रश्न पूछा गया कि त्रासदी या कृषकों की त्रासदी का नाटक है। देखा जाए तो उपन्यास भी गद्य विधा है और नाटक भी गद्य विधा है। किंतु दोस्तों, नाटक और उपन्यास में कुछ अंतर होता है। उपन्यास बृहद कथा को कहते हैं, नाटक भी एक प्रकार की कथा ही है, किंतु नाटक में संवाद, दृश्य, अंक, नाट्य संघर्ष, पात्र और साथ ही यदि बात करें नाट्य तत्वों में तो आप देखेंगे किसी भी नाटक में कथानक की अवस्थाएं होती हैं, कार्य अवस्थाएं, जिसे हम लोग प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताक्ति और फलागम के नाम से जानते हैं। नाटकों में संवाद का होना अनिवार्य है, दृश्य योजना का होना अनिवार्य है, अंक चाहिए, नाट्य संघर्ष वगैरह भी तत्व होते हैं उसमें, पात्र और कथानक की अवस्थाएं। किंतु जब हम उपन्यास की बात करते हैं तो उपन्यास में पात्र या चरित्र, कथानक, इन दो तत्वों का विशेष महत्व होता है। उपन्यास की कला और नाटक की कला में यही अंतर भी है। इसे नाट्य कला या नाट्य तत्व कह लें, और उपन्यास के तत्व हैं कथानक का होना, पात्र या चरित्र का होना, साथ ही उद्देश्य का होना, देश काल परिस्थितियों का होना। दोस्तों, जाहिर सी बात है गोदान उपन्यास है, नाटक नहीं है। फिर भी यदि इसे नाटक कहा गया और उसमें भी त्रासदी का नाटक, तो आइए कुछ बातों को और समझें। दोस्तों, नाटकों के दो भेद माने गए। जो संस्कृत नाटकों की परंपरा है उसे सुखांत नाटक कहते हैं, और जो पश्चिमी नाटकों की परंपरा है उसे दुखांत नाटक कहते हैं। क्या इसका मतलब होता है? दुखांत को ही दोस्तों ट्रेजेडी कहते हैं और सुखांत को ही कॉमेडी कहते हैं। यह कॉमेडी कॉमर्स शब्द से बना है और ट्रेजेडी ट्रैगोडा से बना है, ट्रैगोडा। जो पश्चिम के नाटक रहे उनका एक अनिवार्य तत्व होता है कि वो नाटक दुखांत होते हैं। नाटक का अंत दुख से हो, जहां किसी की हत्या हो जाए या जहां कोई आत्महत्या कर ले। लेकिन जो सुखांत नाटक हैं, संस्कृत या भारतीय शैली के नाटक, उसका जो अंत है वो विद हैप्पी एंडिंग है। सब कुछ सुखद बीत जाना, जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, अंत में सबका संवर जाना, नायक के जीवन की सारी बाधाओं का खत्म हो जाना, सुखपूर्वक अंत को हासिल करना। अब जाहिर सी बात है कि गोदान पर जब भी यह प्रश्न पूछा गया तो इसका एक मतलब रहा होगा कि गोदान का जो नायक है होरी, उपन्यास के अंत में लू लगने से मरता है, यानी नायक की मौत इस उपन्यास के अंत को दुखांत बना देती है। यही वजह है कि कुछ आलोचकों की नज़र इस बात पर गई कि इस उपन्यास का जो अंत है वो दुखांत है, दुखद अंत है, इसलिए यह ट्रेजेडी के रूप में है, नाटक के रूप में है, और यह कहा गया कि गोदान उपन्यास कृषक त्रासदी का नाटक है। दोस्तों, इस बात को जान लेना आवश्यक है कि गोदान है तो उपन्यास, फिर भी यदि इसे कृषक त्रासदी का नाटक कहा गया तो कृषक त्रासदी के नाटक या त्रासदी नाटक के कुछ अपने तत्व होते हैं। क्या यह उपन्यास उन तत्वों के ऊपर पूरी तरह खरा उतरता है? अगर उन सभी तत्वों के ऊपर यह उपन्यास खरा उतर रहा है तो कह सकते हैं कि उपन्यास होकर भी यह कृषक त्रासदी के नाटक की तरह है। कौन कौन से वो तत्व हैं, जरा आइए उन पर विचार करें। दोस्तों, किसी भी त्रासदी नाटक के कुछ अपने तत्व होते हैं। यदि बात करें उन तत्वों पर तो सबसे पहले त्रासदी नाटक का जो नायक होता है वह विशिष्ट मूल्यों से युक्त होता है, पूरी तरह नैतिक होता है, सामाजिक नैतिकता का वहन करता है,
इसलिए वह श्रेष्ठ होता है, गरिमा पूर्ण जीवन जीने वाला होता है। उसका गौरवशाली जीवन समाज के सामने एक मानक प्रस्तुत करता है। यानी जो पहला तत्व है कि त्रासदी नाटक का नायक महान होता है, विशिष्ट मूल्यों से युक्त होता है, पूरी तरह नैतिक होता है। त्रासदी नाटकों का जो दूसरा तत्व होता है कि नायक के सामने गंभीर सामाजिक और राजनैतिक उद्देश्य रहते हैं। गंभीर सामाजिक और राजनैतिक उद्देश्य। तीसरी बात कि नायक किसी भूल या महत्वाकांक्षा का शिकार होकर या तो उसकी हत्या हो जाती है या वह आत्महत्या कर लेता है। और चौथा तत्व त्रासदी नाटकों का कि नाटक का जो अंत होता है वह दुखद होता है। दोस्तों, आइए बात करें इन तत्वों के आधार पर उपन्यास गोदान की और गोदान के नायक होरी की। समझा जा सकता है कि होरी 1930 और 40 के औपनिवेशिक भारत का एक सीमांत किसान रहा है, जो महाजनी, औपनिवेशिक, जमींदारी और पुरोहिती चौतरफी शोषण का शिकार है। यह होरी जो चौतरफा शोषण झेल रहा है, ऐसे में एक शोषित पीड़ित किसान के लिए जीवन बचा लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, या उस समय के समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। होरी कहता है, हम इस जन्म में राजपाठ नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, बस मोटा झोटा खाना, मोटा झोटा पहनना और मर्यादा के साथ रहना चाहते हैं, किंतु यह सुख भी नसीब में नहीं बदा है। यह वही होरी है जो कहता है, क्या खाकर मोटे हुए हो भाई? मोटे तो वो होते हैं जिन्हें न ऋण की चिंता हो, न मर्यादा की सोच हो। आप समझ सकते हैं कि होरी के परिवार के 5 सदस्य दिन रात मेहनत करने के बाद भी भरपेट भोजन को तरस रहे हैं, दोनों वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। होरी एक जगह सोचता है कि बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ आते आते घर में अनाज का एक दाना न बचा। खाने वाले 5-5 पेट और घर से अनाज न दारत। दोनों जून ना सही, 1 जून ही सही, भर पेट ना सही, आधा पेट ही सही, भला निराहार भूखे पेट कोई कई दिन जी सकता है। जिस होरी के सामने भूख की पीड़ा हो, यातना हो, परिवार के सदस्यों के जीवन को बचा लेने का एक इतना अनिवार्य सा उद्देश्य हो, भला ऐसे होरी के सामने कोई गंभीर सामाजिक राजनैतिक उद्देश्य कैसे हो सकता था? यह होरी बस बाल बच्चों की शादी करना चाहता है, खेती की मर्यादा को बचा लेना चाहता है। यह होरी कहता है कि हमसे अच्छे तो वो भी हैं जो 10-10 रुपए के नौकर हैं, हमसे अच्छा खाते हैं, हमसे अच्छा पहनते हैं, फिर भी खेती में जो मर्यादा है, किसानी में जो सुख है, वो मजदूरी में कहाँ? वह कहता है कि मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है, और किसान यदि बिगड़ जाए तो वह मजदूर हो जाता है, फिर भी किसानी छोड़ी तो नहीं जाती। और अंततः वही होरी अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बनने को विवश हो जाता है, और अब कहता है कि मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं। समझ सकते हैं कि यह जो उपन्यास है, कृषकों के चौतरफा शोषण, ग्रामीण व्यवस्था को तहस नहस करने वाली उस काल सीमा को उद्घाटित करता है। औपनिवेशिक शोषण का एक निर्मम दस्तावेज है। प्रेमचंद की प्रगतिशील चेतना, उनकी यथार्थवादी चेतना उस समय के औपनिवेशिक महाजनी, पुरोहिती, जमींदारी शोषण के चंगुल में फंसे होरी जैसे किसानों की दरुण कथा को उद्घाटित करती है। भला होरी जैसे किसान कहां से किसी विस्तृत, किसी गंभीर उद्देश्य को लेकर, किसी महत्वाकांक्षा को लेकर जी सकते थे? यह वही होरी है जो बड़ी बेटी सोना की शादी कर्ज लेकर धूमधाम से करता है, किंतु छोटी बेटी रूपा की शादी में वह इस प्रकार तंग होता है कि ना तो मर्यादा बचा पाता है, न किसानी को। वह एक अधेड़ व्यक्ति, अपने से भी अधिक उम्र के व्यक्ति राम सेवक के हाथों एक प्रकार से बेटी को बेच देता है, और अब उसे लगता है कि मानो बीच चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है, जो आता है उसके मुंह पर थूक कर चला जाता है। इसलिए दोस्तों, गोदान की जो केंद्रीय समस्या है वो ऋण की समस्या है। आप कह सकते हैं कि होरी जैसे किसान किसी अय्याशी के लिए, किसी सुख के लिए, किसी भोग विलास के लिए ऋण नहीं ले रहे थे। उस समय औपनिवेशिक शोषण में फंसे किसान उच्च मालगुजारी को चुकाने के लिए, खेतों को बचाने के लिए महाजनी चंगुल में फंसते थे। महाजनों से सूद पर पैसे लेकर सिर्फ लगान भरते थे। धनिया एक जगह सोचती है, चाहे कितनी भी कतर ब्योंत क्यों न करो, कटौती, चाहे कितना भी पेट तन क्यों न जारो, एक एक पैसे को दांत से क्यों न पकड़ो, परंतु यह लगान है कि बेबाकी होने का नाम नहीं लेता। होरी जैसे किसान मानो उस समय के समाज के लिए, व्यवस्था के लिए नरम चारा थे। इसलिए राम सेवक कहता है कि जमींदार के कारिंदों का पेट ना भरो तो निवाह न हो, पुलिस, थाने वाले, कांस्टेबल और दारोगा तो मानो गांव वालों के दामाद हो। कोर्ट कचहरी अदालत सभी के कानून तो हैं हमारी रक्षा के लिए, परंतु हमारी रक्षा कोई नहीं करता। यह किसान तो सबका नरम चारा है। कहा जा सकता है कि उपन्यास में कृषकों की त्रासदी है, किसानों की पीड़ा है। किसान वस्त्राभाव और अन्नाभाव का शिकार है। होरी का परिवार ना तो ढंग के वस्त्र पहन सकता है, ना पेट भर के भोजन ले सकता है। वस्त्राभाव का आलम यह है कि होरी की मिर्जई जगह जगह से फटी है, जिस पर टांकियां लगी हुई हैं। धनिया की साड़ी में भी कई पैबंद लगे हैं। सोना की साड़ी सर से फटी हुई है, जिससे उसके केस झांकते हैं, और छोटी बेटी रूपा मानो एक अंगूछा लपटी हुई है, उसमें भी झालरें लटक रही हैं। जिस औपनिवेशिक व्यवस्था का किसान
ना तो सुख चैन से 2 रोटी ले सकता हो, ना आराम से नींद ले सकता हो। ये वही प्रेमचंद हैं जो पूस की रात में किसानों की दरुण कथा लिखते हैं कि किसान जो साल भर की मेहनत के बाद भी ढंग से खा पी न सके, ना ठीक से सो सके, जिसके लिए ठंड के समय में भी एक कंबल मानो विलास की वस्तु, अनिवार्य वस्तु भी जिसके लिए विलास की वस्तु बन जाए, भला ऐसे किसानों के सामने कोई गंभीर सामाजिक राजनैतिक उद्देश्य कैसे हो सकता है। इसलिए होरी नायक है इस उपन्यास का, उसके सामने कोई गंभीर उद्देश्य नहीं है। वह तो बस मोटा छोटा खाना, मोटा छोटा पहनना और मर्जाद के साथ रहना चाहता है। वह तो मजदूर होकर के भी खुश है और कहता है मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं है। वह नियतिवादी है, कहता है पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छा संचय नहीं किया तो इस जन्म में भोगें क्या। यह होरी किसी का विरोधी नहीं, ईश्वर, भाग्यवाद और नियत के सहारे जीने वाला एक स्वाभाविक या यूं कहें पारंपरिक आस्थावान पीढ़ी का किसान है, जो एक तरफ संयुक्त पारिवारिक मर्यादा को बचाना चाहता है, दूसरी तरफ धर्म, बिरादरी, पंचायत के मूल्यों को मानना चाहता है। और इतना ही नहीं, राय साहब जैसे मक्कार जमींदारों की मक्कारी को भी नहीं समझ पाता, जो उस समय के शोषण और षड्यंत्रों को भला न समझ पाए। ऐसे सीमांत छोटी हैसियत के किसानों के आगे सिर्फ इतना उद्देश्य था, सीमित उद्देश्य, किसी तरीके से खेती बच जाए और पेट पल जाए, परंतु फिर भी पेट पलता नहीं। होरी परिवार के 5 सदस्य सुबह से शाम तक खेत में लगे रहते हैं। होरी बैलों को हाँक रहा होता है, गोबर मोट ले रहा होता है, रूपा और सोना खेतों में पानी दौड़ा रही होती हैं, धनिया ढेले फोड़ रही होती है। इसी प्रक्रिया में सुबह से शाम हो जाती है। और सिर्फ ये आलम होरी का नहीं है, होरी जैसे सभी किसानों की यही त्रासदी है। एक किसान गिरधर कहता है, काका गन्ने की फसल 120 रुपए की हुई, झिंगुरिया ने एक पाई नहीं छोड़ा। सोचा साल भर पसीना गाढ़ा किया है, खूब मेहनत करने को पसीना गाढ़ा करना कहते हैं। सोचा साल भर पसीना गाढ़ा किया है, दांतों तले एक इकन्नी दबा रखी थी। सोचा उसी की ताड़ी पी लूं, किंतु सच कहता हूं काका, उस ताड़ी से नशा बिल्कुल नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, पानी की एक बूंद भी कंठ तले गई हो तो गोमांस बराबर। उसी एक आने की ताड़ी में झूम रहा हूं, नशा बिल्कुल नहीं हुआ, फिर भी झूम रहा हूं, ताकि लोग समझें गिरधर ने खूब पिया हुआ है। समझ सकती कि जहां किसानों की साल भर की मेहनत खेत और खलिहान से तौल कर तुल कर सीधे महाजनों के गोदाम में पहुंच जाए, ऐसी शोषणकारी व्यवस्था को निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कृषकों के लिए पीड़ादायक व्यवस्था थी। उनकी अंतहीन पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए इस उपन्यास का शीर्षक भी रखा गया गोदान। प्रेमचंद की प्रगतिशील चेतना इस तथ्य को उद्घाटित करती है कि भला गोदान तो मोक्ष या मुक्ति का परिचायक है। हिंदू धर्म में मरते समय गोदान वैकुंठ धाम में ले जाता है, गाय की पूंछ पकड़ करके या बछिया की पूंछ पकड़ के उसका दान करना। किंतु ये कैसी व्यवस्था थी जहां किसान को कोई गोदान मोक्ष नहीं दे सकता था, क्योंकि ये किसान ना तो जीते जी मुक्ति पा सकते थे, ना मरने के बाद मुक्ति पा सकते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण और सूद के चंगुल में फंसे। रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों ने लिखा कि होरी जैसे किसान तो बचपन से ही कर्ज और सूद की ढरकी पी करके पले बढ़े थे, महाजनों ने इन्हें कर्ज से पाला था। इसलिए गोदान की केंद्रीय समस्या ऋण की समस्या है। आप कह सकते हैं, होरी कहता भी है कि भाई सुखी तो वह है जिसे ना ऋण की चिंता हो, ना मर्जाद की सोच हो। वह कहता है क्या खाकर मोटे हुए हो, मोटे तो वो होते हैं जिसे ना ऋण की चिंता, ना मर्जाद की सोच। सेमरी और बेलारी क्षेत्र में जमींदार तो एक ही है राय साहब, किंतु महाजन 3 है। गांव में छोटा बड़ा कोई ऐसा नहीं जिससे होरी ने कुछ कर्ज न ले रखा हो या जिसके सामने मुंह न छिपाना पड़ता हो। तो कहा जा सकता है कि इस उपन्यास में कृषकों की पीड़ा है। अलाभकर कृषि के कारण, दिन रात मेहनत के बाद भी लगान न चुका पाने के कारण, कहती है धनिया फिर भी लगान है कि बेबाकी होने का नाम नहीं लेता। लगान न चुकाने पाने के कारण ये किसान खेती से बेघर, घर से बेघर और खेती से उजड़ करके शहरों में बसने को विवश है। इसलिए आलोचकों ने लिखा कि गोदान उपन्यास में शहर हठात नहीं आए, लाखों हजारों गोबरों के अपनी खेती से उजड़ने के बाद बसे। मतलब इस उपन्यास में कृषक की पीड़ा भी है और उस समय के होरी जैसे किसानों के सामने कोई गंभीर सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है क्या गोदान कृषक त्रासदी का नाटक है? तो कृषक त्रासदी या त्रासदी नाटक का तत्व है कि उसके नायक के सामने कोई गंभीर राजनीतिक सामाजिक उद्देश्य हो। होरी के सामने कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। तो पहले तत्व के आधार पर यह कह सकते हैं कि उपन्यास में ट्रेजेडी है, उपन्यास में कृषकों की पीड़ा है, किंतु इसे पूरी तरह त्रासदी का नाटक नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात कि त्रासदी का जो नायक है वो महान होता है, विशिष्ट मूल्यों से युक्त होता है, पूरी तरह नैतिक होता है। क्या होरी ऐसा है? उपन्यास गोदान का नायक होरी कहीं से पूरी तरह विशिष्ट नहीं है, वह कहीं से महान नहीं। स्वयं प्रेमचंद ने लिखा, किसान गिरह का पक्का स्वार्थी होता है और यह उसकी स्वाभाविक जायज नीति है। जहां वह रुई में थोड़ा बिनौले मिला दे और सन को थोड़ा गीला कर दे, घर में रुपए पैसे होते हुए भी झूठ बोल दे। होरी भी झूठ बोलना जानता है, होरी भी स्वार्थ साधना जानता है। भोला महतो की गाय झूठ बोलकर दूसरी शादी कराने, दूसरी में हरिया लाने के नाम पर भोला महतो की गाय ऐंठ लेता है। भाइयों से बांस की कटाई में 2-4 रुपए की बेईमानी भी कर लेता है। यह होरी भरी सभा में पत्नी को पीटता भी है। यह होरी बाल्यावस्था या यौनावस्था में गांव की भाभियों को भी छेड़ाता है। यानी कहीं ना कहीं होरी अवगुणों से भी युक्त है, सामान्य मूल्यों से भी युक्त है, किंतु उसके कुछ मूल्य ऐसे हैं जो उसे विशिष्ट भी बनाते हैं। इसलिए होरी ना तो पूरी तरह देवता है, ना पूरी तरह राक्षस। वह एक सामान्य स्वाभाविक किसान है, ग्रामीण स्वनिर्भर कृषक व्यवस्था में या ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था में कृषक जीवन में जीने वाला एक सहज किसान है। लेकिन जब उसे लगता है कि भरी सभा में एक नारी की बेइज्जती हो रही है, तो खान बने मेहता जो खान के वेश में आया है, मालती को छेड़ रहा है, या होरी उस खान की बंदूक से डरता नहीं, उसे उठाकर धोबी पाट पटक देता है। या वही होरी है जो अपनी पत्नी को तो पीटता है, किंतु खान बने मेहता को धोबी पाट पछाड़ देता है। यानी कहीं ना कहीं नारी के प्रति उसके मन में श्रद्धा भी है। बेशक होरी भोला महतो की गाय ऐंठ लेता है, किंतु उसे जैसे पता चलता है कि भोला महतो भूसा के अभाव में अपनी गाय दिया है, तो अपने सिर पर और अपने पुत्र गोबर के सिर पर रखकर 3-3 बड़ी टोकरियों में भरकर भूसा पहुंचा आता है। यह वही होरी है
जो उसी भाई भाई की गृहस्थी को बचाता है जो भाई इसकी गाय को जहर देकर मार देता है और भाग जाता है, यानी हीरा। अलगोजा के बाद, बंटवारे के बाद भी होरी अपने भाइयों की परवाह करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी गृहस्थी का भार अपने कंधे पर उठाता है। यह वही होरी है जो ग्रामीण जातिगत व्यवस्था में भी सिलिया जैसी चमार जाति की स्त्री को अपने घर में शरण देता है। इतना ही नहीं, उस दौर में जब पुत्र अंतरजातीय विधवा पुनर्विवाह करके आता है, गोबर झुनिया को घर छोड़ के भागता है, तो झुनिया को होरी भी अपने घर में बहू का दर्जा देता है। कह सकते हैं दोस्तों कि होरी त्रासदी नाटकों की तरह महान नहीं है, बल्कि वह सामान्य और विशेष दोनों गुणों से भरा हुआ है। वह कुछ अवगुणों से युक्त है तो कुछ नैतिक मूल्यों से भी युक्त है। एक स्वाभाविक, सहज, पारंपरिक कृषक व्यवस्था का किसान है। अब देखिए, त्रासदी नाटकों में पहला तत्व है नायक विशिष्ट ही होगा, किंतु इस उपन्यास का नायक होरी सिर्फ विशिष्ट नहीं है, सामान्य है, स्वार्थी भी है, कहीं ना कहीं नैतिक भी है। इसलिए सामान्य और विशेष दोनों का संश्लेष है। तो इस तत्व के आधार पर भी गोदान पूरी तरह त्रासदी नाटक नहीं है। दूसरी बात कि होरी के सामने कोई गंभीर राष्ट्रीय सामाजिक उद्देश्य नहीं है। वह तो पेट के लिए जीता है, वह तो परिवार के लिए जीता है। होरी जैसे किसान बेशक अवगुणों से युक्त है, कई सामान्य और विशेष गुण भी हैं, परंतु जिन किसानों की साध पूरी नहीं होती हो, छोटी छोटी इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं, भला कैसे कह सकते हैं कि ऐसे नायकों को त्रासदी नाटक का नायक माना जाए और उसके उद्देश्य को विशिष्ट माना जाए। मरते समय होरी कहता है, दोनों हाथ जोड़कर धनिया से, जुबान लड़खड़ा रही है, शब्द नहीं निकल रहे हैं, आंखों के दोनों किनारों से आंसू टपक रहे हैं, हाथ जोड़े होरी कहता है, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब चलता हूं, कब तक जिलाएगी, सारी सारी दुर्दशा तो हो गई, अब चलने दे। गाय की साध, साध यानी इच्छा, गाय की साध मन ही में रह गई। समझ सकते हैं कि ग्रामीण कृषि आधारित व्यवस्था में जहां कृषक के लिए दो ही पुनीत कार्य हैं या दो ही मुख्य कार्य हैं, एक कृषि और एक पशुपालन। भला एक किसान अपने खूंटे पर गाय तक नहीं बांध सकता और एक गाय रख लेने के एवज में उसे जमीन से, बैलों से भी हाथ धो लेना पड़ता हो, तो भला वह नायक कैसे विशिष्ट है और उसका उद्देश्य कैसे गंभीर सामाजिक राजनैतिक है। इसलिए होरी कहीं से भी त्रासदी नाटक का नायक नहीं है। कुल मिलाकर यह होरी एक यथार्थवादी चरित्र है, उपन्यास के चरित्र की तरह ही। यदि अगली बात करें कि किसी भी त्रासदी नाटक में नायक अपनी किसी महत्वाकांक्षा का शिकार होकर या भूल का शिकार होकर के या तो आत्महत्या कर लेता है या उसकी हत्या कर ली जाती है, कुछ आलोचकों ने यह माना कि इस मुद्दे पर यह उपन्यास यानी गोदान उपन्यास त्रासदी नाटक के निकट जान पड़ता है, क्योंकि नायक होरी जो 2 वक्त की रोटी जुगाड़ नहीं कर सकता था, जो एक वक्त भी भूखे पूरा पेट यानी भरपूर भोजन तक हासिल नहीं कर सकता था, ऐसे होरी के लिए एक पश्चिमी गाय या पछाही गाय पालना, एक महंगी गाय पाल लेने का शौक रखना अपने आप में महत्वाकांक्षा से कम नहीं है। और इसी महत्वाकांक्षा यानी उधार की गाय ले आना, भोला महतो की गाय, उसी गाय सुंदरी की मौत या उसी गाय की इच्छा ने, महत्वाकांक्षा ने होरी की त्रासदी को और भयावह किया। यदि वह गाय नहीं लाता और गाय को जहर देकर उसे नहीं मारा जाता, यानी हीरा भाई नहीं मारता, तो जाहिर सी बात है होरी की यातना इतनी नहीं उभरती। उसे बैलों से हाथ नहीं धोना पड़ता, उसे बंधुआ मजदूरी नहीं करनी पड़ती, उसे सड़क निर्माण में पत्थरों को नहीं तोड़ना पड़ता और रात रात भर जाग करके सूत नहीं काटना पड़ता और ना ही लू लगने से प्राण गंवाना पड़ता। दोस्तों, किसी भी नाटक में नाट्य संघर्ष की चर्चा की जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि होरी का जीवन अब पटरी पर आने वाला है, सब कुछ सुधरने वाला है। जैसे गोबर जब शहर से लौट कर आता है और फिर दोबारा जब वह शहर जाने को तैयार होता है, या फिर हीरा लौट कर आता है, या फिर ऐसा लगता है कि होरी एक तरफ सड़क निर्माण में कार्य कर रहा है, पत्थर की तुड़ाई कर रहा है और दूसरी तरफ सूत भी काट रहा है, अपने पोते मंगल के लिए एक गाय खरीदने की इच्छा रखा है, तो ऐसा लगने लगता है कि होरी का जीवन अब पटरी पर लौट रहा है, होरी के जीवन की पीड़ा खत्म हो रही है। ऐसा लगता है कि सभी खुशियां उसके चरणों में लोटपोट करने वाली हैं अब। किंतु यह नाट्य संघर्ष है। सब कुछ ऊपर ऊपर से तो अच्छा दिखता है, किंतु यातना है कि खत्म नहीं होती, और इसी यातना ने होरी की जान ली। आखिरकार जिस सड़क से होकर के गोबर शहर गया था, उसी सड़क पर होरी दम तोड़ता है। कह सकते हैं कि गोदान कृषक जीवन की ही त्रासदी का उपन्यास नहीं है, बल्कि उस समय के औपनिवेशिक भारत की पीड़ा का उपन्यास है। यदि किसी ने इसमें त्रासदी नाटक के तत्वों को देखने की कोशिश की तो कुछ तत्व बेशक हैं, जैसे नाटक के अंत में होरी की मौत, जैसे होरी की महत्वाकांक्षा या गाय, महंगी गाय खरीदने का शौक जिसके कारण होरी की दुर्दशा होती है, किंतु कुल मिलाकर इसे त्रासदी का नाटक नहीं कहा जा सकता। यह एक उपन्यास है और उपन्यास के तत्वों के स्तर पर पूरी तरह खरा उतरने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद की प्रगतिशील यथार्थवादी चेतना औपनिवेशिक भारत के न केवल किसानों की दुर्दशा उद्घाटित करती है, बल्कि संपूर्ण भारतीय जीवन की दशा को उद्घाटित करती है। एक तरफ इसमें ग्रामीण कथा है, दूसरी तरफ शहरी कथा। ग्रामीण और शहरी कथा नदी के 2 पाटों की तरह है, जिनके बीच होकर संपूर्ण भारतीय जीवन की धारा प्रवाहित होती है। अर्थात यह उपन्यास सिर्फ कृषक त्रासदी का उपन्यास नहीं है, बल्कि शहर के मजदूरों की भी यातना का उपन्यास है। उस समय के औपनिवेशिक भारत की मुकम्मल तस्वीर के रूप में यह उपन्यास प्रस्तुत है गोदान। कुछ बातें समझ में आई तो मिलते रहिए, अगले वीडियो तक इंतजार करें। ढेर सारी शुभकामनाएं।